रहा था, अब सहादरी समाज के इस पूरे की धरती पर आज सहादरी समाज के विकास के लिए, सहादरी समाज को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर्वसम्मत व्यवस्था क्या होगी उस पर चर्चा होगी। और चर्चा का जो मेरा विषय है वह है समाज आंदोलन। दरअसल समाज आंदोलन का अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो सन 1979 से शुरू हुआ। यूँ तो श्री प्रभात रंजन सरकार अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का रणनीति देते रहे लोगों को। उसी क्रम में समाज मूवमेंट आया। आप सबको ख्याल होगा कि 1959 में सामाजिक आर्थिक दर्शन प्रयोग दिए, उसके बाद उसको और भाषा में कार्य करने के लिए यूपीएसएफ बनाए, उस बाद यूपी आईएफ बनाए, उसके बाद यूपीएफएफ बनाए, इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ इंडिया बनाए। इंटेलेक्चुअल फोरम ऑफ इंडिया के बाद 67 के आसपास प्रोटेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया बनाया और प्रोटेस्ट ब्लॉक ऑफ इंडिया के माध्यम से उन्होंने चुनाव भी करवाया। कई जगह लोग लड़े भी, उसको भारत निर्वाचन आयोग से उसको रजिस्ट्रेशन भी कराया गया है पॉलिटिकल पार्टी। चला क्रम बाद में आपातकाल आया। आपातकाल के बाद बाबा जब जेल से निकले तो 1979 के संभवतः अप्रैल महीना, मई महीना में आचार्य अमितानंद दादा को समाज आंदोलन की व्याख्या करें। समाज बाबा बनाए थे भाषा और संस्कृति को लेकर के, लेकिन 79 में उन्होंने समाज को आंदोलनात्मक स्वरूप प्रदान कर दिया और 4400 समाज की व्याख्या उन्होंने की। पूरे भारत के में 252, हालांकि जोड़ने पर 247 आ रहा है, लेकिन 252 हम लोग जानते हैं। भारत में 44 समाज की परिकल्पना थी और उसी साल 1979 के 21 सितंबर 1979 को पटना में बिहार के 5 समाज का, उस वक्त झारखंड था बिहार के साथ, मगही समाज, मिथिला समाज, अयका समाज, भोजपुरी समाज और नागपुरी समाज जो झारखंड को मिलाकर के 5 समाज का संयुक्त रैली किए थे पटना में गांधी मैदान। और उसी साल 79 के ही 23 नवंबर 1979 को दिल्ली में रामलीला मैदान में पूरे भारत के 4400 समाज का रैली हुआ था संयुक्त रूप से, जिसको बाबा घूम करके देखे थे रैली। और उसी दिन बोले थे कि ये 44 समाज है जी, ये जो अपनी अपनी अस्मिता को लेकर के ये संघर्ष करेगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ये तो अलग अलग है, कहीं भारत को बिखराव के कगार पर खड़ा कर दे, अलग अलग कर दे। इसलिए बोला कि एक एम्ब्रेला की तरह एक स्वरूप इसका होना चाहिए, इसलिए सबको जोड़ करके रखने वाली एक कड़ी होनी चाहिए। उसी दिन ये प्रोटेस्ट सर्व समाज समिति, ये इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना। और उसके बाद क्रम चलता रह गया। फिर बाबा पूरे भारत के करीब करीब जितना भी मैंने कॉस्मोपॉलिटन टाउन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता वगैरह में हमेशा ऑल इंडिया रैली कराते रह गए, 400 में समाज के विभिन्न कार्यक्रम देते रह गए। तो एक क्रम चला। अब प्रश्न, क्योंकि 1 घंटा का समय है, बहुत हम विश्वास तक नहीं जाएंगे। अब प्रश्न है कि समाज आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ती? तो 82 में पटना में बाबा प्रवास कर रहे थे। एक शब्द बोले, क्योंकि मगध का क्षेत्र है पटना, एक शब्द बोले, कथं दलिदासी, कथं मुकासी, कथं क्रंदसी, हे माय मगध भूमि, हे माय मगध भूमि, हे माय मगध भूमि। 3 बार रिपीट। हे माय मगध, तू काहे गरीब है,
तू काहे रो रहा है, तू काहे चुप है, माँ से संबोधित किए मगध को। देखिए, और उसी दिन फिर बाबा बोले कि ये सभी समाज के लिए है। सभी समाज, जो समाज क्या है जी? समाज एक विशेष गोष्ठियों का समूह है, एक विशेष नस्लीय लोगों का एक समूह है जिसकी अपनी एक विशेषता है, अलग अलग पहचान है उसकी। उस विशिष्ट पहचान के आधार पर पूरे भारत को हमने चिन्हित किया है अनेकों समाज में, और भारत को 44 समाज में हमने चिन्हित किया, एक अलग पहचान है। और इसी को हमको हर को अपने अपने संसाधन से को आत्मनिर्भर करना है, क्योंकि आज पूरे दुनिया में कहीं भी आत्मनिर्भर व्यवस्था नहीं है। ऐसे तो बाबा बोलते हैं कि 10 लाख साल पहले मानव धरती पर आया और तब से आज तक पूर्ण मानव समाज का निर्माण नहीं हुआ है, जो अधूरा है उसको पूरा करना है और इसी साल पूरा करना है। चर्चा क्रम में एक बात आई कि समाज आंदोलन का बीजारोपण तो लॉर्ड कृष्ण कर चुके थे। कैसे कर चुके थे? ये जो नंदग्राम से सारा जो मक्खन चलाता था मथुरा कंस के यहाँ, वो जाता था, गाय कोई पाल रहा है, चारा कोई खिला रहा है, मेहनत कोई कर रहा है, दूध कोई दू रहा है, और उसका फलाफल कौन ले रहा है? मथुरा के लोग, कंस के लोग ले रहे हैं। इसीलिए अभियान चलाए थे मटका फोड़, मक्खन को का बर्तन है लटका रहता था, उसी को फोड़ने का अभियान चलाए थे। आने न रहेगा मक्खन, हम जाएगा वहां पर। बच्चा में क्या करते, बचपन में क्या करते? इसलिए समाज आंदोलन का अगर शुरुआत हुआ कहीं हुआ है, वो हमारे सागर दादा के ही क्षेत्र में हुआ है, जन्मभूमि में हुआ है, ब्रज में हुआ है, जिसको आज पूर्ण रूप देना है, जिसको पूर्ण रूप देना है। दूसरी चीज, जहां हम पैदा हुए हैं उसी मिट्टी के अनुरूप हमारा शरीर बना है। ये साइंटिफिक विज्ञान सम्मत बात है। जहां हम जन्म लिए हैं उसी की मिट्टी के अनुरूप हमारा शरीर बना है। इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? बहुत बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर कहाँ जा रहा है, बोलता है कहाँ जा रहा है? तुम जन्म कहाँ लिए हो? अब पूछने लगा है तो फला जगह जाकर कुछ दिन वहां रहो तो वहां के हवा में उसको शरीर सूट करता है, उसी से तैयार हुआ है, वहीं के मिट्टी, खाद, पानी, अब हवा से शरीर तैयार हुआ है, इसलिए उसको सूट करता है। इसलिए प्रकृति के नियम में भी जो जहां जन्म लिया है उसको वहीं वास करना चाहिए। घूमने के लिए, सैर सपाटा के लिए दुनिया के किसी भी देश में चला जाए, ये गौरव की बात है, परिवार के साथ जाए, गौरव की बात है। लेकिन वास करने के लिए, रोजी रोजगार के लिए अगर बाहर जाता है तो ये प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत नहीं जाना चाहिए। और प्रकृति ने तो अकुत संपदा बिखेर के रख दिया, हर क्षेत्र में, हर धूल कण में अकुत संपदा बिखेर कर दिया। सिर्फ उसको वितरण का तरीका नहीं दिया, वितरण का तरीका सिर्फ मनुष्य को उसकी बुद्धि और विवेक पर छोड़ दिया। और ये जो बुद्धि और विवेक पर जो वितरण का तरीका और उपयोग का तरीका करने का छोड़ दिया है, यही अनर्थ हुआ है। यही अनर्थ हुआ है। मनुष्य अपनी स्वार्थ परक बुद्धि से आज ऐसी व्यवस्था कायम कर दिया है कि आम जनता आज आर्थिक विपन्नता के कगार पर खड़ा है। कुछ खास लोग आज संपन्नता के सागर में होते लगा, यही कारण। इसलिए समाज की व्याख्या जब करेंगे तो उसमें बात आ रही है कि समाज के निर्माण के कारक तत्व क्या क्या है, समाज के निर्माण के कारक तत्व क्या क्या हैं। तो इसमें आ रहा है समान आर्थिक समस्या। समान आर्थिक की हम जो समाज बनाए, 44 जो समाज बनाए हैं, वो 44 समाज कैसे बनाए हैं, तो उसका आधार क्या है, उसका कारक तत्व क्या है। तो समान आर्थिक समस्या, समान आर्थिक संभावना, नस्लीय समानता, समान भौगोलिक विशेषता और भावात्मक विरासत, इन्हीं मुद्दा को लेकर के हम 44 समाज बनाए। अब अगर यहाँ पर सादरी समाज है तो सादरी समाज का निर्माण भी श्री प्रभात सरकार ने इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर किया।
अब इसमें एक समस्या आती है कि एक समान आर्थिक समस्या, उसमें लिखा हुआ है, प्रौत में भी है, उसमें भी लिखा, जो मिला है वो लिखा हुआ है। हम अलग से नहीं बोल रहे हैं, हम इसकी व्याख्या करें, अलग से कुछ नहीं है। समान आर्थिक समस्या, समान आर्थिक संभावना, नस्लीय समानता, समान भौगोलिक विशेषता और भावात्मक विरासत, सेंटिमेंटल लीगेसी। अब इसमें आता है कि अलग अलग नस्ल क्यों हो जाता है, अलग अलग नस्ल क्यों हो जाता है, अलग अलग मिट्टी की बनावट अलग अलग क्यों हो जाती है, भौगोलिक जो अंतर आता है धरती पर वो अलग अलग क्यों आता है, ये समझना भी जरूरी है। ये सूर्य की किरण और सौर मंडल की गतिशीलता का जो नियम है प्रकृति की ओर से, गौर कीजिएगा, सौर मंडल में जो गतिशीलता है और सूर्य की किरण के चलते जलवायु बनता है और बदलता है। पूरा मौसम विज्ञान अगर देखिए तो यही दोनों कारण से। तो जब सौर मंडल की गतिशीलता और सूर्य की किरण के चलते जलवायु बनता और बदलता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु बनता ऋतु परिवर्तन होता है, उसी ऋतु और क्लाइमेट के आधार पर मनुष्य का शारीरिक बनावट में अंतर है। ये जो शारीरिक बनावट में जो अंतर है भूमि विशेष पर, इसी को हम नस्लीय अंतर मानते हैं। सहादरी समाज के लोगों का जो एक नस्ल है वो बिहार के मगध के लोगों के नस्ल से बहुत अंतर अलग है। बिहार में ही जो बिहार जो गुजरात का छोटा टुकड़ा है उसी में 4 समाज है और चारों समाज का नस्ल अलग अलग है। मगध की मिट्टी कड़ी है, मगध के लोग शरीर से मजबूत होते हैं। बिहार की बात ले रहा हूँ, समझना सुविधा होगी। मिथिला जो क्षेत्र है, मिथिलांचल है, वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी मुलायम है। वहाँ अब तो ट्रैक्टर हो गया, पहले छोटा सा बैल से काम चलता था, और मगध में बड़ा बैल चाहिए, मजबूत बैल चाहिए, क्योंकि मिट्टी कड़ी है हल चलाने के लिए। वहाँ के शरीर कमजोर है लोगों का, और मगध का, भोजपुर के लोगों का, छपरा बलिया आरा का देख लीजिए बलिष्ठ है। कलकत्ता में जितना भी रेलवे स्टेशन पर या बंबई के बंदरगाह पर जितना भी कूली मिलेगा और शरीर से काम करने वाला जो बोझ ढोने वाला लोग मिलेगा वो भोजपुरिया मिलेगा, शरीर से ताकतवर है वो। ये शिकायत नहीं है, ये भूमि की विशेषता के चलते जो बनावट हुआ है शरीर का, ये नस्लीय जो अंतर आया है उस पर जाके कर रहे हैं, जो कल समझाने में सुविधा होगी फिल्म में। वहां शरीर से मजबूत होते हैं। कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर सारा कूली भोजपुरी मिलेगा, लेकिन कलकत्ता में जितना भी टैक्सी ड्राइवर है, अब कुछ हो सकता है कि मिक्स हुआ होगा, नहीं कर सकते हैं बेरोजगारी के चलते, लेकिन आज से 10 साल पहले 95% जो टैक्सी ड्राइवर था वो मिथिला का था, समस्तीपुर का, मुजफ्फरपुर का, वैशाली का। क्यों? तो शरीर से मजबूत नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जीविका का साधन के लिए उसको भी कुछ ना कुछ हुनर दिया है, तो गाड़ी चला करके अपना जीविका चला लेता है। भाषा अलग अलग हो गई। भाषा क्यों अलग अलग हो गई? भाषा भी जलवायु के चलते जो नस्लीय जो परिवर्तन हुआ, अलग अलग नस्ल हो गया, तो भाव तो जन्म लेता है एक समान सबके मूलाधार चक्र में जन्म लेता है, और वो भाव व्यक्त होना चाहता है। धीरे धीरे आगे आते 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 जब कंठ के पास आता है, तो कंठ के नली का जो शारीरिक बनावट के चलते जो किसी का कम मोटा है नली, किसी का ज़्यादा मोटा है, उसके चलते जो भाव जो शब्द में परिणत होना चाहता है वो भाव भाषा बदलता है। आप आसाम के लोगों को 6 बोलने का ये नहीं बोलेगा, उसको गर्दन काट दीजिए फिर भी 6 नहीं बोलेगा, वो सो करेगा। गलत सही है उसको। हम मगध के मूल निवासी हैं, मगध। अब देख रहे बोलिए हमारा कितना कड़ा है। आप चल जाइए बंगाल में, उड़ीसा में चल जाइए, वहाँ के लोगों का बोली मुलायम है। क्यों भाई? वहाँ जो एक नस्लीय जो बनावट है शरीर का, वो जो भाषा निकलता है तो वहाँ पतली कंठ की नली से निकलता है, तो
भाषा मुलायम होता है। इसलिए इसी तरह से भाषा का जन्म होता है और विभिन्न भाषाओं का जन्म हो गया पूरे धरती पर, सिर्फ शरीर की बनावट के चलते। और शरीर का बनावट में अंतर कैसे आ गया? तो ये जो सौर मंडल और सूर्य की किरण, सौर मंडल की गतिशीलता और सूर्य की किरण के प्रभाव के चलते अंतर आ गया। इसी तरह से पूरे दुनिया पर दुनिया विविधता से भर गया। यही कारण है कि विविधता आ गया, एक रूपता नहीं है, समानता नहीं है, विविधता आ गया। तो जब विविधता प्रकृति की देन है, विविधता जब प्रकृति का बनाया हुआ है, तो जब भी विकास की योजना बनेगी तो विविधता को ध्यान में रख करके बनेगी। इसलिए भारत की अगर योजना बनती है विकास की, तो भारत की विशेषता जो है, नस्लीय विशेषता, एक जो ज्योग्राफिकल विशेषता है, ये सारी जो विशेषता है, सांस्कृतिक विशेषता है, इस सब को अगर नकार करके आप अगर एक समान योजना बनाते हैं तो योजना फेलुअर हो जाएगा, योजना सर्व कल्याणकारी नहीं हो पाए। इसीलिए अलग अलग योजना, अलग अलग विशेषता को, भूमि की विशेषता को ध्यान में रखकर बनाना, यही कारण। इसलिए बाबा बोले कि ये जो अलग अलग विविधता है, इस विविधता के आधार पर विकास की योजना बनानी पड़ेगी जी। और प्रकृति ने जब हर जगह, हर धूल कण में जब अद्भुत संपदा बिखेर कर रख दिया है, तो वहीं पर उसका उपयोग करके वहीं पर स्वावलंबी की व्यवस्था करना। कोरोना 2020 में अपने चरम जवानी पर था। हम एक जगह फंसे हुए थे, संयोग से हम अपने घर गए, किसी तरह से घर गए, डीएम वगैरह अलाउ कर दिया तो हम गए। औरंगाबाद में थे, जाना था कटिहार, हमको गए। हमसे मिलने आया गांव के लोग, एक युवक आया, उससे हम पूछे कि सब ठीक ठाक है बाबू? बोला हाँ भैया एकदम ठीक ठाक है, हमें कोई दिक्कत, कोरोना में दिक्कत था, कोरोना में दिक्कत ही दिक्कत था, लेकिन इसीलिए उसको पूछे कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है? बोला कि हमारा अपना खेत में चावल हो जाता है, चावल है, हमारा अपना खेत का गेहूं है, हमारे अपने खेत का धान है, अरे दाल है, हमारे अपने खेत का सब्जी है, हमारे अपने खेत का हल्दी है, धनिया है, कड़वा तेल है, सरसों तेल, ये सब हमरे खेत का है। सिर्फ नमक के लिए हमको ना बाजार का सहारा लेना पड़ता। बहुत बड़ी बात थी ये, बहुत बड़ी बात थी। कोरोना से लोग परेशान थे, भागम भाग की जिंदगी हो गई थी, पूरा दुनिया ठहर गया था, सड़कों पर आदमी नहीं आता था, जीव जंतु का बसेरा हो गया था और लगा कि जीवन कैसे चलेगा। लेकिन गांव का एक लड़का बोलता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे ही खेत का गेहूं हमारे पास है, धान है, सब्जी भी हो जाता है, सरसों उपजाते हैं, तेल भी हो जाता है, धनिया मसाला में धनिया और हल्दी भी हो जाता है, हमको सिर्फ नमक के लिए बांट दो, लकड़ी हो जाता है। यही है आत्मनिर्भर व्यवस्था, आत्मनिर्भरता इसको कहते हैं। तो एक व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिर्भरता और एक सामाजिक जीवन में आत्मनिर्भरता, दो बात। व्यक्तिगत जीवन में आत्मनिर्भरता उसको आ गया, लेकिन जहां रह रहे हैं, जिस भूमि पर रह रहे हैं, उस भूमि पर, उसी भूमि के संसाधन से, उसी भूमि की ताकत से अगर उस भूमि पर जन्म लेने वाले सारे लोगों में आत्मनिर्भरता हो जाए, इसी को बोलते हैं स्वावलंबी व्यवस्था, है ना। और इसी को लाने का जो अभियान है वही है हमारा समाज आंदोलन। समाज आंदोलन का गठन कैसे हुआ? तो समान आर्थिक समस्या, समान आर्थिक संभावना, है ना, समान भौगोलिक स्थिति, समान नस्लीय आधार, सेंटिमेंटल लीगेसी, इसके आधार पर हमारा समाज का गठन हुआ। इसी आधार पर हम मुख्य रूप से हम प्रमुख रूप से हम 44 अंतर देखते हैं भारत की धरती पर। तो 44 अंतर देखते हैं, तो 44 सामाजिक आर्थिक इकाई हम बनाए, है ना, 44 सामाजिक आर्थिक इकाई बनाए, इसी को हम समाज कहते हैं। इसलिए ये जो अपने अपने जो क्षेत्र है, विशिष्ट पहचान को लेकर के, विशिष्ट पहचान को अपने आप में धारण कर करके जो व्यक्तियों का समूह
जहाँ रहता है वो अपने ही संसाधन से पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, इसी की व्यवस्था कराने का पूरे ठेकेदारी, पूरा जिम्मा, पूरा काम किसका है? समाज आंदोलन। यही काम यही आंदोलन हमारा पहचान है, उसको जगाने का काम करता है भावात्मक विरासत। जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तो लाल किला के प्राचीर से पहला भाषण था उनका, याद होगा तो बहुत ही जगह। 70 साल का 68 साल का हमारा भारत, 68 साल का हमारा भारत, इसको सजाना है, संवारना है। सुने तो हम अवाक रह गए। अवाक इसलिए रह गए कि मात्र 65-70 साल का हमारा भारत कैसे है भाई? अगर 65-70 साल के भारत को ही भारत समझते हैं, तो 65-70 साल में भारत क्या रहा है? भोगवाद का खड़ा रहा है, विदेशी संस्कृति का पूरा अड्डा रहा है, केंद्रित अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है। यही ना रहा है? भारत 15,000 साल पुराना है। 15,000 साल पुराना जो परंपरा है, वो कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए आज आया है। इसलिए मात्र 65 साल 70 साल के भारत देखिएगा तो वो कड़ी को काट दीजिएगा तो आपका शिव की संस्कृति और कृष्ण की संस्कृति समाप्त हो जाएगी। तो ला कहाँ रहे हैं? किस जगह आप भारत को लेकर जा रहे हैं? एक और करना पड़ेगा। इसलिए यही हमारा भावात्मक विरासत जो शिव की संस्कृति से मिला है, कृष्ण की संस्कृति से मिला है, और जो अनेक जो आध्यात्मिक महापुरुष आए हैं, वो सब जो कुछ न कुछ देते चले गए हैं, वो भारत की संस्कृति में जुड़ता चला गया है ना। उसी प्रकार ये सब मिल करके एक भारत का होता है भावात्मक विरासत। लेकिन अलग अलग जो सामाजिक आर्थिक इकाई है, अलग अलग सामाजिक आर्थिक इकाई भाग का भी अलग अलग एक इतिहास है, अलग अलग एक पहचान है इतिहास से, है ना। उसकी एक महान संस्कृति रही है। कोई विद्यापति को लेकर के है, तो कोई शिवाजी को लेकर के है ना। कोई शिवाजी को लेकर के है, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर के है, तो चाणक्य को लेकर के है। ये उस क्षेत्र विशेष की, उस नस्लीय समानता वाला जो क्षेत्र विशेष है, उसकी भी एक गौरव गाथा रहा है। वही गौरव गाथा ही प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, लोगों के मनोबल को हाई रखता है। हम शिवाजी के धरती के वंशज हैं, बोलते हैं ना, हम चाणक्य भूमि के वंशज हैं। यही है विरासत हमारा। विरासत में यही मिला है हमको। अगर ये विरासत काट दिए तो हमारे अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगा। हम गौरवान्वित होते हैं इतिहास से। इसलिए यही है भावात्मक विरासत। इसलिए भावात्मक विरासत का बहुत बड़ा महत्व है। इसको नकार नहीं सकते हैं, नस्ल को हम नकार नहीं सकते हैं। अलग अलग खान पान है लोगों का। अब हमारा भोजपुर में लिट्टी चोखा चलता है, यहाँ हम लोग को उपमा खिलाए हम लोग। ये उपमा मराठा का नहीं हो सकता, महाराष्ट्र का नहीं हो सकता है। ये तो साउथ इंडिया में खाए थे। जब विशाखापट्टनम जेल में थे 1982 में, तो भोरे 6 बजे उपमा हल्ला करके हमको उपमा खिलाता था। उपमा, कहीं दाल भात सब्जी है ना, एवं हमको उधर कहीं शादी में पूरन पूरी है, एक अलग अलग विशेषता है सबका। अब उसको कहिए कि तुम सब लोग दालें भात सब्जी खिलाओ तो पगला न जाएगा वो। एक शादी कराए हम मगध के धरती की बेटी का चेन्नई में। शादी हुआ तो सब लोग आए देखने के लिए, पटना आए, ससुराल में आया लड़का, अपने परिवार को लेकर के, अपने बहन को माँ को भी लेकर के आए पटना में, और हम लोग उनको खिलाए बढ़िया बढ़िया खाना जो बिहार का था खिलाए। रसम उनको नहीं खिलाए। रसम जानते होंगे, खट्टा होता है। तो क्या बतावे आपको, देखिए वो रसम जो नहीं खिलाए तो लड़का का जो बहन था इतनी गुस्साई नहीं, बोले हमको स्वागत ही नहीं हुआ, हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। और वो महिला टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, बेटी टिकट में चलिए गई, बोले हमको बेइज्जत किया गया। यही है खासियत, ये क्षेत्र की भूमि की खासियत है। इसको नकार करके अगर बनाइएगा तो आप
पूर्ण मानव समाज का निर्माण नहीं करना। इसलिए सारी बाबा क्या कहें, बाबा को क्या कहेंगे? बाबा जो खुदे बोले कि माइक्रोबायोटा इज द हैंड्स ऑफ परम पुरुष, अब फिर बोलते हैं मेरा माइक्रोबायोटा हर पल हर क्षण सब पर निगाह लगाए। माइक्रोबायोटा इज द हैंड्स ऑफ परम पुरुष का हैंड्स है। अब फिर बोलते हैं मेरा माइक्रोबायोटा, अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं ही परम पुरुष हूँ। रिपोर्टिंग में बोले वो तो जो खुद परम पुरुष हैं वो तो सब चीज़ को समझ करके जो व्यवस्था दिए हैं, इसी व्यवस्था को जब हम स्थापित करेंगे तो पूर्ण समाज, पूर्ण मानव समाज का निर्माण होगा जो बचा हुआ है। इसलिए समाज मूवमेंट का बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है समाज मूवमेंट का। और समाज मूवमेंट है किस लिए भाई? तो समाज मूवमेंट है, आपको समाज में करना क्या है? जब हम समाज बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे? स्थानीय लोगों को 100% रोजगार देंगे, स्थानीय लोगों को 100% रोजगार देंगे। अधिकतम औद्योगिक विकास करेंगे, लिखा हुआ है आपके मेरा आप में है, अधिकतम औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। बाहरी उत्पादों के आयात को बहिष्कार करना पड़ेगा। स्थानीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा और स्थानीय भाषा को जनसंपर्क की मुख्य भाषा के रूप में हमको मान्यता देनी पड़ेगी और स्थानीय सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति करना पड़ेगा। यही 6 पॉइंट है जिसके आधार जिसको लेकर के हम समाज में चलेंगे और समाज को आत्मनिर्भर बनाएंगे। अब कहिए कि अब 100% रोजगार कैसे मिलेगा? रात में जो बात हो रही थी डिबेट आरक्षण पर, हम उसमें बात कर रहे थे कि मात्र 1,73,00,000 सरकारी नौकरी है और प्राइवेट नौकरी है 1,24,00,000। 5,000 आगे पीछे हुआ होगा अलग बात, यही नौकरी है। बाकी जो बच रहा है आंकड़ा, भारत सरकार का जो आंकड़ा है उसमें बोल रहा है कि हम नौकरी दे सकते हैं मात्र 2% को। पहले तो आज से 5 साल पहले 2.5% था, अभी 2% पहले आए, 2% लोग नौकरी दे सकते हैं। आज कोटा भेज रहे हैं बच्चे को, जगह जगह भेज रहे हैं बच्चे को कि एक जगह पर आ जाएगा। लेकिन जब कोटा जा रहा है 1 लाख लड़के बच्चियाँ जा रही हैं और सरकारी आंकड़ा है कि हम मात्र 2% लोगों को इसमें हम जगह दे सकते हैं सरकारी नौकरी में, तो 98% के लिए क्या व्यवस्था? अरे भाई कोई डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा, कोई आईटीसीएन बन जाएगा, ठीक है बन जाएगा, लेकिन 2% बनेगा ना। बाकी 98% जो बच रहा है उसको माड़ भात खाने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं उनके? उसके लिए क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। और मात्र यही 2% के लिए तुम आरक्षण के नाम पर लड़ाते हो लोगों को। गांव में फ्रिक्शन पैदा कर दिया कर रहे हो तुम। इसलिए हमको 100 में 100 लोगों को रोजगार चाहिए और रोजगार है, प्रकृति की व्यवस्था में रोजगार है। हम आध्यात्मिक आदमी हैं, हम आध्यात्मिक ताकत पर भरोसा करते हैं, परम पुरुष की सत्ता पर भरोसा करते हैं। तो एक कहावत है गांव देहात में या सबके दिलों में एक बात गूंजता है कि परम पुरुष सर्वव्यापी सत्ता है, परम पुरुष सर्वव्यापी सत्ता है और परम पुरुष सर्वशक्तिमान सत्ता। परम पुरुष कण कण में है और परम पुरुष सर्वशक्तिशाली है। तो जब परम पुरुष कण कण में है तो हर धूल कण में परम पुरुष है ना। तो जब हर धूल कण में परम पुरुष है और परमात्मा सर्वशक्तिशाली भी है, तो हर धूल कण में जब परम पुरुष है तो परम पुरुष की ताकत भी सब में है ना। तो अगर हम सहादरी क्षेत्र में सहादरी जनगोष्ठी में जन्म लिए हैं, सहादरी के मिट्टी पर हम पल बस करके बड़ा हुए हैं, यहाँ के धूल कण में खेले कूदे हैं, तो यहाँ की मिट्टी में भी असीम साधन क्षमता विद्वान है। जो इसको नकारता है वो प्रकृति नियम के विपरीत चलने वाला विचार बोलता है और वो जो नकारता है वो परमात्मिक सत्ता को वो नकारता है। गौर करना पड़ेगा। इसलिए जो प्राउड का जो समाज आंदोलन है ये पूरी तरह से प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है। प्रकृति ने जो परमात्मा ने जो प्रकृति के माध्यम से व्यवस्था दिया
उसी के आधार पर श्री प्रभातनाथ सरकार ने सारा ताना बाना बुना है हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का, पूर्ण मानव समाज निर्माण का। मां के पास दूध आ जाता है जन्म लेने के पहले बच्चा, और हमारे धरती पर आने के पहले कहीं मक्का, कहीं आलू, कहीं धान, कहीं गेहूं, अलग अलग रूप में उस मिट्टी में फसल तैयार होता है। वो किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? उस मिट्टी पर रहने वाली माता के गर्भ से पैदा होने वाले संतानों के। मां का दूध किसके लिए है? उसके लिए है जिस बच्चा को मां ने जन्म दिया है। हम सर्वप्रथम अपने जन्म देने वाली मां के दूध से जिंदा रखते हैं। तो जो मां अपने दूध से अपने संतान को जिंदा रखती है वही है जीवनदात्री। जन्मदात्री भी है, जीवनदात्री भी है, इसलिए उसको मां कहा जाता है। और जिस मिट्टी पर हम मिट्टी के अनाज को खा करके हम जीवन की गाड़ी को आगे ले चलते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, जिस अनाज को खा करके, जिस मिट्टी से उपजे अनाज खा करके, वो भी जीवनदात्री है, वो भी प्राणदाता है। अनाज नहीं मिले तो राम नाम सत्य हो जाएंगे। अब राम नाम सत्य आप समझते नहीं, बिहार में चलता है। अंतिम समय में जब ले जाते हैं अस्पताल घाटों को तो राम नाम सत्य कहता है, मर जाएंगे लोग, बचेंगे नहीं। तो माँ अपने दूध से अपने बच्चों को जिंदा रखती है और मिट्टी अपने फसल से उस मिट्टी पर जन्म लेने वाले लोगों को जिंदा रखती है। ये दोनों को माँ कहा जाता है। इसलिए बाबा बोले 1982 में, कथन दलितासी, कथन मुकासी, कथन क्रंदसी, हे माय मगध भूमि, हे माय सहाद्री भूमि, हे माय विदर्भ भूमि, तुम काहे रो रही हो माँ? सहाद्री माँ तुम क्यों रो रही हो? हे सहाद्री माँ तुम क्यों गरीब हो? तुम क्यों चुप हो? ये कारुणिक गीत गाए थे बाबा। माँ है वो भी हमारी, सिर्फ जन्म दे जो हमको शरीर दिया वही माँ नहीं है। शरीर जिंदा जिससे है वो भी माँ है। इसलिए बोले माँ, माटी और मातृभाषा तीनों एक समान है, तीनों को समान दर्जा देना पड़ेगा। माँ जिस भाषा को बोलते, भाषा किसी जाति की नहीं होती है, भाषा किसी क्षेत्र की, भाषा किसी मजहब की नहीं होती है, भाषा मिट्टी की होती है। पहले ही बताए कि ये जो जलवायु में परिवर्तन जो होता है, सौर मंडल की गतिशीलता और सूर्य की किरणें के चलते, उसके चलते शरीर के बनावट में अंतर आता है, और शरीर के बनावट में अंतर के चलते जो शरीर के नाड़ी का जो आकार प्रकार में अंतर आता है, और जब भाव जन्म लेता है हमारे मूलाधार चक्र पर, वही जब व्यक्त होना चाहता है तो यहाँ आते आते वो जो भाषा का रूप लेता है, तो नली के आकार प्रकार के चलते भाषा में भिन्नता आ जाती है और विभिन्न भाषाओं का जन्म लेता है। तो भाषा तो मिट्टी विशेष की है। जो लोग कहता है कि ये मुसलमानों की भाषा है, जो लोग कहता है कि हिंदुओं की भाषा है, जो लोग कहता है कि क्रिश्चियनों की भाषा है, वो या तो भाषा विज्ञान नहीं जानता है या नहीं तो अपने स्वार्थ में मानवता का दुश्मन का काम, सीधा सीधा। इसलिए सहाद्री क्षेत्र की, सहाद्री की मिट्टी की भाषा सहाद्री है, यहाँ जो बोलते हैं, है ना, इसको नकार कर चलते हैं आप, ये मानवता विरोधी और प्रकृति विरोधी बात हो जाएगी, परमात्मिक विधान के विपरीत बात हो जाएगी। इसको देखना। इसलिए क्या कहे, क्या पॉइंट में आप 100% रोजगार चाहिए हमको अपने क्षेत्र में, परमात्मा ने दिया है ना। अभी देखिए ना कितना एक बाजरा पर ही देखिए ना कितना उद्योग हुआ है। यहाँ का घूम जा रहे थे, खाली गन्ना का खेती खूब होता है यहाँ पर, गन्ना खेती, गन्ना पर कितना उद्योग होगा, क्या हुआ? ये जो समाज मूवमेंट का जो एक सूत्र है कि हमको 100 लोगों को रोजगार देना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिकतम औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। अब औद्योगिक विकास कैसे करेंगे? अब एक क्लास अगला है आर्थिक विकेंद्रीकरण, उस पर जाएंगे तो दूसरी बात हो जाएगी, चलेंगे आगे आगे। औद्योगिक विकास कैसे होगा?
हम जहाँ जन्म लिए हैं उस क्षेत्र में जो संसाधन है, कहीं खनिज संपदा है, कहीं जल संपदा है, कहीं वन संपदा है, कहीं भूमि संपदा है, अलग अलग संपदा है, उस संपदा का हम अधिकतम उपयोग करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, उपयोग करेंगे और वहीं पर उस पर उपक्रम खड़ा करेंगे, हम उद्योग खड़ा करेंगे और उसी में हम 100% लोगों को रोजगार देंगे। आज लग रहा है ना, आज लग रहा है कि हम 12 घंटा खटते हैं, 11 घंटा खटते हैं, फिर भी हमको भरपूर व्यवस्था जरूरत की नहीं होती। परमात्मा ने सबको जरूरत की पूर्ति का ठेका लिया है। और कीजिए, प्रकृति का विधान है, जरूरत की पूर्ति का ठेका लिया है, आपको जिंदा रखने का ठेकेदारी है परमात्मा के संविधान में, इच्छा की पूर्ति का ठेकेदारी नहीं लिया। और कह रहे हैं इच्छा की पूर्ति का ठेकेदारी नहीं लिया। अभी एक अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, नाम भूल रहे हैं, मेरे पास है, लिखवा लीजिएगा तो, वो 20 साल तक सर्वेक्षण करके आकलन किए हैं पूरी धरती का। उसमें दिए हैं कि पूरे दुनिया का जो आबादी है वो 700 करोड़ था तक का आंकड़ा है, वो बढ़ा है। उसको एक साल खाना खाने के लिए कितना आना चाहिए? 40 करोड़ टन आना चाहिए, 40 करोड़ टन। लेकिन फिर भी भुखमरी का शिकार है। भारत के 80-85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। मात्र 40 मिलियन टन अनाज चाहिए, यानी 4 करोड़ टन अनाज चाहिए पूरे धरती को खिलाने के लिए एक साथ, और वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन 760 मिलियन टन अनाज, यानी 76 करोड़ टन अनाज पशु को खिलाया जाता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है। 760 मिलियन टन यानी 76 करोड़ टन अनाज खिलाया जाता है पशु को। किस लिए? उसका मांस बढ़ाने के लिए, मांस बढ़ा करके उसको बेचने के लिए, और बेच करके पैसा कमाने के लिए, और लोगों को जीवा के तुष्टि के लिए। मांसाहार के चलते आज जानवर को मांस बढ़ाने के लिए जो पाला जा रहा है, मांस बढ़ाता है, उसमें 76 करोड़ टन अनाज का खपत है सिर्फ मांसाहार के लिए। अगर धरती से मांसाहार खत्म हो जाए तो इस आंकड़ा के अनुसार किसी व्यक्ति को अनाज की दिक्कत नहीं होगी। और ये जो जानवर पैदा किया, जानवर जो पाला जा रहा है, ये कृत्रिम तरीके से पाला जा रहा है, उसमें खर्च हो रहा है। प्राकृतिक तरीके से जो परवरिश जानवर का हो रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मुर्गा पाल रहे हैं, वो फार्म मुर्गा बोलते हैं उसको, वो इंजेक्शन से बढ़ा जाता है, 2 किलो का 1.5 किलो का बना जाता है। ये कृत्रिम, नेचुरल नहीं है। एक कृत्रिम तरीके से मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो पशुपालन कर रहा है, उसके चलते धरती पर आर्थिक समस्या तो है ही है। 70% जो भूमि है वो उसके अनाज उपजाने में खर्चा हो रहा है, और पानी जो खपत हो रहा है वो अलग खपत हो रहा है। अभी जो WHO का संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है कि 1 किलो मांस तैयार करने में 70,000 लीटर पानी खर्चा हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट है। और एक व्यक्ति 70 साल में कितना पानी खर्चा करता है? अगर 3 लीटर पानी पीजिएगा या पर डे, तो 90 लीटर पानी महीना में 70,000 लीटर 70 साल में खर्चा करता है आदमी पीने में। और 70,000 लीटर 1 किलो मांस को तैयार करने में एक जानवर में खर्चा होता है। ये आंकड़ा किसका है? संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा। तो पानी की दिक्कत तुम्हारे मांसाहार के चलते, अनाज का दिक्कत मांसाहार के चलते, ये जो मांसाहार के चलते जो मीथेन गैस निकल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भी 20 गुना ज़्यादा गर्मी पैदा करता है, जो आज जो क्लाइमेट चेंज की जो हो रहा है, उसमें 40% कारण जो मांसाहार का है ना, मांसाहार का है, यही दोषी है क्लाइमेट चेंज करने में, जलवायु परिवर्तन में। मांसाहार खत्म कर दीजिए। तो
अनाज की दिक्कत नहीं है, ये हम आप समझ गए हैं कि ये समस्या है, समस्या नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक से, बुद्धि विवेक तो नहीं कहेंगे, बुद्धि से जो व्यवस्था निर्मित किया है, उस निर्मित व्यवस्था के चलते जो आज समस्या देख रहे हैं वही कारण। इसलिए रोजगार हमारा 100% है अपने ही सामाजिक आर्थिक इकाई में। सहादरी समाज में जन्म लिए हैं तो सहादरी समाज के संसाधन में प्रकृति ने इतना ताकत भी करके रख दिया है कि हमको 100% रोजगार के लिए उद्योग खड़ा हो जाएगा, उद्योग होगा और उस उद्योग में हम 100% हमको एम्प्लॉय देते हैं। सरकारी नौकरी में बाबा का सिस्टम मात्र 10% है जी, मात्र 10%। अब तो दूसरा पॉइंट हुआ, अधिकतम औद्योगिक विकास किस पर करेंगे हम? अपने ही क्षेत्र के संसाधन पर करेंगे। क्लियर हुआ? तीसरा है बाहरी उत्पादों के आयात को हम बहिष्कार करेंगे। समाज का बाबा के अनुसार समाज की अपनी व्यवस्था है, समाज की अपनी व्यवस्था होगी। और जब हम अपना खुद उत्पादन करेंगे और बाहर का कोई सामान आ जाएगा, तो बाहर के सामान जब आएगा और उसको अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और धर्मेंद्र कौन कौन लोग या क्रिकेटर लोग जब उसका विज्ञापन करेंगे, तो बच्चा लोग और जो लोग उस विज्ञापन को देखेगा तो उसी सामान को ना खरीदेगा, हमारा सामान को खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। इसीलिए बिहार सरकार बोलते हैं कि बाहर से जो कुछ आ रहा है उसको रोक दो, उसको रोक दो तुम, और अपने डेवलप करो। अपने क्षेत्र के लोगों के द्वारा निर्माण किया हुआ सामान अगर 2 रुपया महंगाई बिके, थोड़ा सा फिनिशिंग में अच्छा ना भी रहे, फिर भी उसको खरीदना है, क्योंकि अपने क्षेत्र के आत्मनिर्भरता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए बाहर के आयात को कम करना पड़ेगा। इसलिए सेलिब्रिटीज जितने लोग हैं वो सब कितनों प्रचार करे, एक चेतना पैदा करने पड़ेगा सहादरी समाज में कि सहादरी समाज के नौजवानों के द्वारा निर्मित किया हुआ जो माल है वो चिकना चुपड़ा पैकेट में नहीं है, फिर भी हम उसको लेंगे, हमारा स्वाभिमान छिपा हुआ इसमें, ये सेगमेंट पैदा करना पड़ेगा। हम एक गंजी उद्योग खोले थे कटिहार के गांव में, कटिहार बिहार में एक जगह है। एक दिखाना था कि जो गंजी लुधियाना में बनता है और हमारा ही बच्चा उस लुधियाना में गंजी के उद्योग में नौकर बना हुआ है, वो गंजी हम अपने क्षेत्र में बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। हालांकि गलत अप्रोच था इस मामले में कि गंजी बनाने के लिए कच्चा माल वहाँ नहीं था, हमको नहीं बनाना था। हमको वहाँ बांस होता है, बांस बनाना था, हमको केला होता है, केला के थम पर बनाना था। लेकिन हमें एक एग्जाम्पल देना था, वो इलाका बाढ़ग्रस्त है, वहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं चलता था, ऐसा इलाका है, आपको सुधरा। गंजी उद्योग को लिया, लड़का को 10 दिन का पटना से ले गए और 10 दिन ट्रेनर को 10 दिन रख करके ट्रेनिंग दिलवा दी। मशीन खरीदवाई, मशीन मात्र 20,000 का था, आज से 20 साल पहले की बात है, 20,000 का था। एक घंटा में एक दिन में 800 गंजी बनता था, 800 गंजी का कैपेसिटी था। जनरेटर ले गए गांव में, लड़के लोग अपने थे, कच्चा माल पटना से कलकत्ता से ले गए, कच्चा माल धागा ले गए। और वहाँ छोटा छोटा गांव में बाजार लगता है, गांव में बाजार लगता है। उस बाजार में गौर किया जाएगा, उस बाजार में हम लोग माइक लेकर के अनाउंसमेंट करते थे कि देखिए भाई, एक गंजी बना हुआ है इसी क्षेत्र के नौजवानों के द्वारा। ये गंजी अगर 1 रुपया महंगाई पड़ता है और फिनिशिंग रूपा की तरह नहीं भी है, फिर भी लीजिए इसको। एक सेंटिमेंट पनपा था, लोग लेने लगा। संयोग से बाढ़ आया, बाढ़ में ऐसा परिस्थिति पैदा हो गया कि फिर दिक्कत हो गया हम लोग को। लेकिन कहने का मतलब है कि अपने क्षेत्र में जो बना हुआ माल है उसको हम खपाएंगे। बाहर से कितनों बढ़िया माल, कुछ सस्ता ही माल आवे, कितनों सेलिब्रिटीज उसका प्रचार करें, हमको उसके बहिष्कार की बात करें, है ना। इसलिए कहते हैं यहाँ पर कि बाहरी उत्पादों के आयात को हमको बहिष्कार करें।
स्थानीय भाषा को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। स्थानीय भाषा को, अब सहादरी यहाँ तो अलग अलग भाषा यहाँ तो है, खासकर बिहार झारखंड का तो बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ इसको बोलते हैं बिहारू राज। बिहारू मतलब बी मतलब बिहार, बीमारू राज, एम से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, इसको बोलते हैं बीमारू। बीमारू राज क्यों बोलते हैं कि संसाधन में राजा है लेकिन रोजगार में निर्धन है, गरीब है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्षेत्र जो था सबके नजर पर चढ़ा हुआ था, सबके नजर पर। और पूंजीपति सोचा कि ये जब तक रहेगा खुशहाल, तो खुशहाल रहता, वहां स्वाभिमान रहता है, उसकी भाषा मजबूत रहेगी, संस्कृति मजबूत रहेगा, अपनी विरासत को देखकर गौरव महसूस करेगा। तो जब जिसको अपने विरासत पर गर्व है, और विरासत एक्सप्रेस कैसे होता है, वहाँ की मातृभाषा में एक्सप्रेस होता है। तो मातृभाषा जब रहेगा तो विरासत सबके दिलो दिमाग में उत्साह भरता रहेगा, और जब दिलो दिमाग में उत्साह रहेगा तो अच्छा को अच्छा और गलत को गलत बोलेगा, दुश्मन को दुश्मन समझेगा, और शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा उसका बाँह फड़फड़ाता रहेगा। इसलिए शोषक सोचा कि इसको कुचलो, और तब वहाँ की मातृभाषा को दबाया, और मातृभाषा को दबाया तो मातृभाषा से दब गया। तो मातृभाषा से तो स्वाभिमान छिपा होता, क्योंकि मातृभाषा से जुड़ा हुआ होता है संस्कार और स्वाभिमान। जब मातृभाषा दब गया तो संस्कारों खत्म हो गया, और जब संस्कार खत्म हो गया, नहीं थोड़ा सा बहुत इधर उधर ताल झाग नहीं लगता, मन नहीं लग रहा है क्या? अगर मन नहीं लगे तो बोलिएगा, फिर चिंता करेंगे। हमारी आदत है थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोलने का, चलने का, समझाने के। तो वहाँ उस क्षेत्र की मातृभाषा को दबा दिया, और जब दबा दिया तो हीन भावना पैदा हो गया, और हीन भावना जब पैदा हो गया तो वहाँ के कच्चा माल को लूटना शुरू कर दिया, कच्चा माल को वहाँ से बाहर जाना शुरू कर दिया। तो कच्चा माल बाहर जाना शुरू हो गया, तो कच्चे माल पर जो ग्राम स्तरीय जो कुटीर उद्योग था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री था, वो सब खत्म होता चला गया। जब खत्म हुआ तो लोग खेती पर कितना रहता, और खेती भी घाटे का सौदा बना दिया गया, और तब लोग पलायन करना शुरू किए महानगरों की। ये बहुत साजिश है इसके पीछे, है ना। तो अब उसी को फिर से बहाल करने के लिए गुरुदेव बोलते हैं कि मातृभाषा को सम्मानजनक स्थान दिलाओ। जब सम्मानजनक स्थान दिलाओगे तो इसे शिक्षा का माध्यम बनाओ, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी स्तर तक, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा का माध्यम क्या होगा? तो उस क्षेत्र की मातृभाषा, ठीक है, एक स्वाभिमान डेवलप करेगा, संस्कृति डेवलप करेगी, भावात्मक विरासत के प्रति एक आदर का भाव पैदा होगा, और तब लोगों में लड़ने की भावना पैदा होगी। इसलिए भाषा का बहुत महत्व है। और जो लड़ेगा तो कहेगा, अरे गेहूं हम पैदा करते हैं, और दलिया बनेगा दूसरे जगह। गेहूं हम पैदा करते हैं और पार्ले जी बिस्कुट बनेगा हैदराबाद में, नहीं चलेगा। हम आलू पैदा करते हैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और उस पर अंकल चिप्स बनेगा दूसरे महानगर में, ये नहीं चलेगा। हमारा बाल बच्चा अब उस फैक्ट्री में नौकर बने नहीं जाएगा। सेंटिमेंट पैदा होगा कैसे? जब स्वाभिमान जगेगा, और स्वाभिमान जाएगा कैसे? जब भाषा का सम्मान बढ़ेगा। इसलिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि आप लोग कहिएगा कि जहाँ भाषा कामकाज की भाषा है, पढ़ाई लिखाई की भाषा है, वहाँ भी तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स आया है, इसलिए आया है कि भोगवादी संस्कृति का इतना जोरदार अटैक हुआ है कि उसकी कल्चर बचा नहीं। मराठा का जो अपना कल्चर है, शिवाजी को लेकर के है ना, ये जो सेंटिमेंट है, उस पर इतना अटैक हुआ है ना भोगवादी संस्कृति का, वेस्टर्न कल्चर का, कि बेचारा धराशायी हो गया। जुड़ा हुआ देखना पड़ेगा उसको। ये समाज मूवमेंट में सब आ जाएगा, भावात्मक विरासत में सब आ जाएगा। हम
विदर्भ के सहादरी के क्षेत्र में हम मोबाइल के इंटरनेट में उसी चीज को आने देंगे जिस चीज से हमारे क्षेत्र के लोगों का स्वाभिमान डेवलप करे और मोरल नैतिक मूल्य का बढ़ावा भी होना चाहिए ना। ये सेंटिमेंट आएगा, ये सेंटिमेंट लीगेसी में आएगा, वो आगे चलेगा। तो स्थानीय भाषा को ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा बाबा का, और स्थानीय भाषा को जनसंपर्क की मुख्य भाषा के रूप में मान्यता देना पड़ेगा। जनसंपर्क का मतलब यहाँ पर कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा के रूप में हमको वहाँ का जो स्थानीय भाषा है उसको हमको प्रमुखता देनी पड़ेगी। हम अगर मगध में जन्म लिए हैं, हम अगर मिथिला में जन्म लिए हैं, तो वहाँ की जो मगही भाषा है या मिथिला भाषा है उसी क्षेत्र में यहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी शब्द है बाबा का। सरकारी और गैर सरकारी सभी संस्थानों में कामकाज की भाषा स्थानीय हो, स्थानीय भाषा हो, सीधा सीधे शब्द है। सरकारी गैर सरकारी शब्द है बाबा का। जितने भी प्रतिष्ठान हैं, कार्यालय है, उद्योग धंधा है, जितने भी हैं, वो सारे जगह जो भी कामकाज होगा वहाँ की मातृभाषा में होगा। तो जब मातृभाषा में होगा तो मातृभाषा कौन जानते हैं? उस क्षेत्र में जन्म लिए वही जानते हैं, जन्म लिए वही जानते हैं। इसीलिए स्थानीय लोगों को उसमें, वो स्थानीय लोगों के माध्यम से वहाँ पर सारा चीज संचालित होगा। फैक्ट्री चलेगा स्थानीय लोगों के माध्यम से, कार्यालय चलेगा स्थानीय लोगों के माध्यम से, बाहरी लोगों को स्थान नहीं है। अब एक प्रश्न आता है तब स्थानीय लोगों की परिभाषा क्या है पीआर सरकार की नजरों में? तो स्पष्ट है कि समाज का नागरिक कौन? अगर हम सहादरी समाज में हम आज काम कर रहे हैं तो सहादरी समाज का नागरिक कौन? जो व्यक्ति अपना सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वार्थ को सहादरी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वार्थ के साथ एकाकार कर लिया है, मिला दिया है, वो सहादरी समाज का नागरिक है। अगर यहाँ हैं तो धीरे धीरे भाषा सीखना पड़ेगा। आज बहुत महाराष्ट्र के बाहर के बहुत लोग हैं सहादरी समाज में, धीरे धीरे भाषा भी सीख रहे हैं, भाषा बोल लेते हैं लोग, बोलते हैं लोग, और यहाँ का सहादरी क्षेत्र में कमाते हैं और सहादरी समाज में पैसा खर्चा नहीं करके सहादरी समाज के पैसा को सहादरी क्षेत्र से बाहर अगर भेज रहे हैं तो सहादरी समाज का वो दुश्मन है, सहादरी समाज के वो नागरिक नहीं है, सहादरी समाज के वो हितैषी नहीं कहला सकते। ठीक है ना? जो लोग बंगाल के, उड़ीसा के, बिहार के, कहीं के भी आए हुए हैं इस सहादरी क्षेत्र में, उनको सहादरी समाज के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वार्थ के साथ अपना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वार्थ को मिला लेना पड़ेगा, यहाँ का हो जाना पड़ेगा। 1981-82 में एक आंदोलन चला था, शोषक मड़वारी शोषण छोड़। शोषक मड़वारी जाति से नहीं, जातिगत नहीं था। शोषक मड़वारी सब क्या, किसको मड़वारी बोलते हैं? सोमारी आए हैं बाहर से, हमारे यहाँ आप कमा रहे हैं, लेकिन इसको अपना घर नहीं समझते हैं और जो पैसा कमाते हैं उसको बाहर भेज दे रहे हैं, तो यहाँ अभाव पैदा हो रहा है। तो आपको रहना तो फायदेमंद नहीं है, बल्कि रहना तो यहाँ पर घाटा का सौदा है। इसलिए आप जब यहाँ के हितैषी नहीं हैं, आप सिर्फ यहाँ पर आर्थिक दोहन करने के लिए आप आए हैं, तो आप इस क्षेत्र के दुश्मन हैं, आपको यहाँ से मार के भगाना पड़ेगा, मार के भगाना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमारी अस्मिता को बर्बाद कर रहा है, जो व्यक्ति हमारे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को दोहन कर करके कहीं और ले जा रहा है और उस क्षेत्र में अभाव पैदा कर रहा है और उस क्षेत्र में रह करके भी यहाँ का अन्न, पानी, दाना, हवा सब लेकर के भी यहाँ का नहीं बन पा रहा है, तो तुम कौन सी का हमारा भाई हो? भाई, तुम भाई के लायक नहीं हो, तुम दुश्मन हो और तुमको हमारे क्षेत्र में रहने का अधिकार नहीं हो, तुमको भागना पड़ेगा। अगर स्वेच्छा से नहीं भागोगे तो हम
हम ताकत के बल पर हम भगाएंगे तुमको, क्योंकि ये हमारा सह्याद्री क्षेत्र के अस्मिता का और स्वावलंबन का प्रश्न आता है। खुलम खुला एक खुलम खुला यही आंदोलन है जो हमारे क्षेत्र की संपदा को बाहर ले जा रहा है, जो हमारे क्षेत्र में कमा करके धन को बाहर ले जा रहा है, जो हमारे संस्कृति से, जो हमारे क्षेत्र के हित से अपने हित को मिला कर रखा है, उसको हम दुश्मन के नजरिया से देखेंगे, देखते हैं, देखना चाहेंगे। क्लियर हुआ है? आज पूना ना आज महानगर हो गया, बहुत लोग आ गए हैं। क्यों आ गए हैं पूना में? इतने लोग आ गए हैं। मुंबई में कितने लोग क्यों आ गए हैं? हर क्षेत्र की अस्मिता खतरा में आ गया। भारत के हर क्षेत्र की अस्मिता खतरा में आए। वहां से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिए। प्रकृति ने जो आपको अपने जन्मभूमि पर जो विरासत में जो संसाधन दिया था, उस पर आपने कोई व्यवस्था नहीं किया, तो पेट भरने के लिए सब पलायन कर गया बाहर में, तो भीड़ जम गया। अगर अपने अपने क्षेत्र में सब रुक जाए, रोजगार मिल जाए, तो बम्बई की जनसंख्या कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र के हर लोगों को अपने अपने जगह पर रोजगार मिल जाए, जो जहां है वहीं पर उसका हेडक्वार्टर हो जाए, तो पूना में इतना पॉपुलेशन रहेगा क्या? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। भीड़ तो जान के बढ़ रहा है ये पूंजीवादी व्यवस्था में। आगे डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी में चर्चा आएगी, है ना? तो रोजगार 100% चाहिए, अपने क्षेत्र के संसाधन पर चाहिए, अपने क्षेत्र के संसाधन पर चाहिए। और जब अपने क्षेत्र में हम रोजगार खड़ा करेंगे, उद्योग खोलेंगे, तो बाहर का जो भी सामान आ रहा है, हम बिस्कुट अगर अपने क्षेत्र में पैदा करेंगे तो बाहर का बिस्कुट नहीं आना चाहिए। अगर अपने क्षेत्र के आलू पर अगर हम चिप्स बना रहे हैं तो बाहर का चिप्स नहीं आने देंगे, सीधा सीधी बात नहीं आने देंगे। न हम कच्चा माल बाहर जाने देंगे, न हम तैयार माल बाहर से आने देंगे। सीधा सीधी समाज भवन का यही पूरा मुद्दा। स्थानीय सामाजिक आर्थिक मांगों की पूर्ति जो, हाँ बोलिए। एक सवाल है, बाहर का यहाँ जो वर्ड बाहर यूज कर रहे हैं, तो बाहर से क्या मतलब? पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, उसी से संबंधित नहीं समझे, फिर से बोलिए। कि जो समाज, हम 44 समाज की बात कर रहे हैं, एक समाज के अंदर वहाँ की जो लोकल संपदा है, उस क्षेत्र की संपदा, हमने पूरे फिनिश बुक तैयार किया और हमने ये भी लोगों के मन में भावना डाला कि वो उसी चीज़ को खरीदे, भले ही जैसा है कि फिनिश की क्वालिटी चाहे क्या नहीं है, लेकिन वो उसको खरीदे। ये जो 44 समाज है, क्या इनके बीच में आपस में ये मतभेद नहीं होगा कि उसके समाज का चीज, यानी उस क्षेत्र के समाज, वो जो समाज है उसका बना हुआ सामान हम अपने क्षेत्र में क्यों खरीदें? क्या ये मतभेद नहीं होगा? ये दो सवाल है कि पहला, बाहर कहने का अर्थ बाहर किसको कहते हैं? बाहरी। क्या हम देश के बाहर की बात कर रहे हैं या एक समाज और दूसरे समाज के बीच? तो इनके बीच की भी चीजों को हम बाहरी कह रहे हैं। अभी एक शब्द आया था, लोकल फॉर वोकल शब्द आया था भारत सरकार के साथ। उनका लोकल कहने का क्या पैमाना था? वो भारत को एक टुकड़ा बना दिया, भारत को एक यूनिट मान लिया, भारत को यूनिट मान लिया, है ना? उस यूनिट में कहीं भी कोई माल प्रोडक्ट होगा तो कहीं जा सकता है ना? भारत के पूंजीपतियों का, भारत के उद्योगपतियों का बनाया हुआ जो सामान है वो भारत के किसी गांव में बिके, कोई बात नहीं है। उनके नज़र में था कि भारत के लोगों का स्वदेशी, उनको स्वदेशी बोले, स्वदेशी लोगों का निर्मित माल हमको खरीदना है, बाहर दूसरे देश के माल को नहीं लेना। कहने का ही मतलब प्राउड का जो समाज आंदोलन है, इसको लोकल फॉर वोकल का मतलब दूसरा है। हम भारत को एक देश मानते हैं, एक राष्ट्र नहीं मानते हैं। भारत राष्ट्र नहीं है, भारत अनेक राष्ट्रों का समाहार है, समूह है। आगे चल के बात होगी। राष्ट्र का मतलब क्या है?
राष्ट्र का निर्माण करने वाले तत्व क्या होते हैं? उसकी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी भौगोलिक विशेषता, बनावट, अपना नस्ल, अपना इतिहास और अपना भावात्मक विरासत को लेकर के जो भूभाग है, चर्चा किए पहले भी, वो संपूर्ण राष्ट्र है। अपने आप में राष्ट्र है। वो बाबा के अनुसार राष्ट्र जो एक पूर्ण शरीर को धारण किए हुए, और जिसको आज भारत को राष्ट्र बना जा रहा, राष्ट्र बना, ओ भाई साहब चर्चा मत किया जाए। भारत को जो राष्ट्र बोलते हैं वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो तत्व चाहिए वो तत्व भारत नाम के राष्ट्र के पास नहीं है। उसकी अपनी मातृभाषा नहीं है। भारत की मातृभाषा क्या है? सभी भाषाओं को लेकर क्या हुआ? भारत की अपनी संस्कृति क्या है? नहीं कहने के लिए राजस्थान की संस्कृति, मराठा की संस्कृति, मिथिला की संस्कृति, मगध की संस्कृति को लेकर के तो है वो है क्या, है ना। भारत का अपना सेंटिमेंटल लीगेसी क्या है? विभिन्न जनगोष्ठियों, जो विभिन्न समाज है जिसको राष्ट्र बता रहे हैं हम, उसकी संस्कृति, भारत विरासत को लेकर के तो हुआ है। और क्या अपना इतिहास क्या है? बोलिए तो भारत का अपना इतिहास क्या है? विभिन्न जनगोष्ठी रूपी समाज के इतिहास को लेकर के तो है। इसलिए विभिन्न राष्ट्रों का समाहार है जिसको हम भारत बोलते हैं, भारत देश में। अब ये आगे चल के बात आएगी कि तब फिर भारत को मानते कैसे हैं हम? भारत को भारत कैसे मानते हैं और भारत के साथ जुड़े हुए कैसे हैं? एक भारतीयपन का एक सेंटिमेंट हमारे अंदर कैसे आ गया? एक शब्द आता है, सेंटिमेंट कैसे आता है? आध्यात्मिक संस्कृति में एक ताकत होता है जोड़ के रखने का। पूरी दुनिया विविधताओं से भरा हुआ है, भारत विविधता से भरा हुआ है, एक रूपता नहीं है। भाषा के माध्यम मामले में भाषा, संस्कृति, नस्ल, रहन सहन, खान पान, पहनावा और हवा के मामले में भिन्नता है। इस भिन्नता के बावजूद भी हम कहते हैं कि भारतवासी हैं। क्यों कहते हैं? इसीलिए इस पृथ्वी नामक ग्रह का वो भूखंड, जिस भूखंड पर शिव की आध्यात्मिक संस्कृति जिसके धूल कण में बिखरा हुआ, वही सदाशिव की आध्यात्मिक संस्कृति जिस धरती के भूभाग के धूल कण में बिखरा हुआ है, वही आध्यात्मिक संस्कृति विविधता के बावजूद, अलग अलग खान पान, रहन सहन, पढ़ावा और हवा के बावजूद एकता के सूत्र में जोड़े हुए। केरला की भाषा अलग, केरला का रहन सहन अलग, मराठा का अलग, लेकिन खान पान अलग, लेकिन शिव को दोनों मानता है ना। सब अलग अलग है, लेकिन शिव सबको जोड़े हुए हैं। शिव सबके पिता बने हुए है कि नहीं है? जोड़े हुए। इसलिए विविधता में एकता लाने की बात है। विविधता, डाइवर्सिटी रहेगी, ये क्षेत्रीय समानता रहेगा। ये क्षेत्रीय विशेषता को, क्षेत्रीय अंतर को अगर आप नकारते हैं और सबको नकार करके व्यापक राष्ट्र की बात करके एक रूपता लाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा कि खेत, गांव के अगर आप लोग हैं तो खेत ऊंचा नीचा है, ऊंचा नीचा, और पटवन सींचना है, इरिगेशन सब में देना है, इरिगेट करना है सबको। अगर मेड़ नहीं देंगे, हम मेड़ नहीं देंगे और एक जगह से हम चला देंगे पानी, तो नीचे डूब जाएगा, ऊपर सूखा रह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, है ना। इसलिए डाइवर्सिटी जो है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, इस विविधता को ध्यान में रख करके हमको विकास योजना बनानी पड़ेगी। और इसी विविधता के आधार पर हमने प्रमुख रूप से 44 विविधता को चिन्हित किया। 44 विविधता को चिन्हित करके हम 44 सामाजिक आर्थिक यूनिट का निर्माण किया। अब ये 44 आर्थिक यूनिट का एक ही नारा है, रीजनल एक्सप्रेशन, यूनिवर्सल स्पिरिट, क्षेत्रीय अभिव्यक्ति और सार्वभौमिक दृष्टिकोण सोच। हमारा सोच है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये भावना है हमारा जो सोच का जो आधार है वो क्या है? वो है विश्व जनेर पायल तले धूलिमय जे भूमि
से ही तो स्वर्ग भूमि सवार निये सवार माझे लुकिया छे तुम्हें से ही तो हमारा तुम ये ना है। आध्यात्मिक सोच हमारा है, जहाँ पर आध्यात्मिक विचार जहाँ आता है वहाँ क्षुद्रता समाप्त हो जाती है और समान भाव पैदा होता है। लेकिन एक्सप्रेशन जहाँ खड़ा हम हैं, जहाँ हम खड़ा हैं, हमको यहाँ की मिट्टी, यहाँ के आबोहवा, यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार हमको इडली डोसा सूट करता है, और वहाँ कहेंगे लिट्टी चोखा खाओ तो पेट नहीं खराब होगा, नहीं होगा खराब। इसलिए रीजनल एक्सप्रेशन जो है, रीजनल एक्सप्रेशन जो होना चाहिए क्षेत्रीय अभिव्यक्ति, वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, वो है ना। जहाँ हम खड़े हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, हम इसको छोड़ कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यही है क्षेत्रीय व्यक्ति। इसीलिए हमारा लोकल का मतलब है, क्षेत्रीय का मतलब है सामाजिक आर्थिक इकाई। अंग देश का जो क्षेत्र है 14 जिला का, वो 14 जिला अंग क्षेत्र का भूभाग है, एक अंग जनगोष्ठी है, एक अंग देश का एक अलग खासियत है, भाषा से, संस्कृति से, रहन सहन से, परंपरा से, खान पान से। इसको एक हम इकाई मान लिए हैं और इकाई के संसाधन को हम के आधार पर हम इसको आत्मनिर्भर करेंगे और यहाँ उद्योग खोलेंगे और अपने उद्योग में जो निर्मित माल होगा वो बाहर से नहीं आ सकता। लोकल का मतलब हमारा यहाँ होगा। क्लास ले रहे हैं बाबू, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ, समझ गए भैया। तो बाबा क्यों बोले 44 समाज क्यों बनाए? एक देश रहता, भारत रहता, लेकिन आप अमेरिका देश में हैं और अमेरिका देश का सारा कच्चा माल बाहर जा रहा है, मैन पावर बाहर, श्रम शक्ति बाहर जा रहा है, मेधा शक्ति बाहर जा रहा है, और हम क्या हो गए हैं कि हमारे कच्चे माल पर, हमारे ही श्रम के ताकत पर, हमारे ही मेधा की ताकत पर, हमारे ही क्षेत्र के जमा बैंक के पैसा पर और हमारे क्षेत्र के टैक्स के पैसा पर, हमारे क्षेत्र से बाहर में उद्योग खुलता है, वो हम नौकर बनते हैं और वहां से माल बन के हमारे क्षेत्र में आता है बिकने के लिए और हम खरीदते हैं। हमारा गांव, हम तो सिर्फ ग्राहक बनकर आ गए हैं, हम कुछ है ही नहीं। इसी को रोकने के लिए गुरुदेव ने कहा कि घेरा देना पड़ेगा, घेरा देना पड़ेगा। एक फॉर टाइम भी आगे जाके होगा, आगे जाके जब समान आर्थिक समानता आ जाएगी, सबको भोजन, वस्त्र, आवास या चिकित्सा की गारंटी हो जाएगी, तो दो समाज एक समाज हो जाएगा। कम्युनिकेशन के मामला में जब एक रूपता आ जाएगी, आर्थिक व्यवस्था के मामला में जब एक रूपता आ जाएगी, है ना, तो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 होते होते पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है सो एक समाज बन जाएगा, है ना, एक समाज बन जाएगा। ये होगा। लेकिन फॉर टाइम बीइंग हमको अगर सब क्षेत्र को आत्मनिर्भर करना है तो हमको जिस प्रकार सब खेत में पटवन करने के लिए, पानी देने के लिए हमको घेरा देना पड़ता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? आरी यार बोलते हैं, बोलते हैं। वैसे ही ये समझे 4400 याल है दिया हुआ, घेरा दिया हुआ है। 4400 घेरा के आधार पर हम जगह जगह पर अपने चीज को रोक देंगे और तब बढ़िया से वहां पर उर्वर हो जाएगा। और तब धीरे धीरे जब देखेंगे सब धीरे धीरे बराबर हो गया, अब पानी खोलने से भी कोई दिक्कत नहीं है, काटेंगे। ये चीज क्लियर हुआ था? ये चीज बहुत बड़ा आंदोलन है। ये रिस्ट्रक्चर करना है। ये ढांचा, वर्तमान जो इकोनॉमिक ढांचा है, ये वर्तमान व्यवस्था का जो वर्तमान आर्थिक ढांचा है, वो ढांचा को सब पूरी तरह से चेंज करना है। आसान समझ रहे हैं क्या? बहुत खतरनाक आंदोलन है। बाबा बोलते थे 1987 बाद से मिलने गए, बाबा बोले कि गरीबी अमीरी की रेखा तीव्र गति से बढ़ रही है। तुम लोगों का कर्तव्य है कि गरीबी अमीरी की रेखा को जो बढ़ाने वाले कौन कौन लोग, देखिए व्यवस्था ने बोले कौन कौन लोग जिम्मेवार हैं, उसको तुम समाज के सामने पर्दाफाश करो। लेकिन जानते हो जी, जब ऐसा करने लगोगे तो जो आज गरीबी अमीरी की रेखा को बढ़ा रहा है वो सर्वशक्ति संपन्न है दुनियावी क्षेत्र में, उसे लड़ना पड़ेगा। तब तुमको भी ताकत पैदा करना पड़ेगा। एक खुशी की बात है कि एक ताकत तुम्हारे पास है कि तुम लोगों को हमारी ताकत पर भरोसा है। तुम लोगों को हमारी ताकत पर, अपने बाबा के ताकत पर भरोसा है, लेकिन दुनियावी क्षेत्र में भी तुमको संघर्ष करने के लिए ताकत पैदा करना पड़ेगा। कितनी बात है ना? तो ताकत पैदा करना पड़ेगा।
जब शोषक मारवाड़ी शोषण छोड़ का आंदोलन हुआ था तो पूरा शोषक लोग मारवाड़ी वर्ग लोग समझे कि हमारे खिलाफ है। अब पब्लिक को समझा कि सचमुच उसके खिलाफ है, समझा वो। अब बाबा इसका मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब सारे लोग यूनाइट हो गया, सारा गया में, खास कर गया में, हम गया साइड में थे मगध का, वहां ज्यादा हम मुखर थे, विद्यार्थी तो उस टाइम में कर रहे थे हम लोग। वहां पर सारा जो वो लोग था सोचा कि मेरे जात मेरे वर्ग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो लोग जितना गुंडा था गया का उसको हायर करने का प्रयास किया हम लोगों को मारने के लिए, हम लोगों को ठंडा करने के लिए। लेकिन गुंडा लोग जो बोला कि जो लोग इतने बड़े ताकत के साथ लड़ रहा है उसके पीछे बैकिंग होगा तब लड़ रहा है। बैकिंग तो कुछ नहीं था, गुरु पर भरोसा था, है ना। बैकिंग होगा तभी ना लड़ रहा ही। बोला हम लोगों को, और दूसरी बात कि भाई है तो मगहिए, हमको ये सब काम नहीं करना। बाद में बलबीर चंद जो बाद में डीजीपी झारखंड को रिटायर किए और गुलशन कुमार इंस्पेक्टर था, उसको पैसा वैसा देकर जैसे हो करके उसको मिला उला करके हम लोग अरेस्ट किया गया, 8 महीना रखा गया जेल में रखा। ठीक है, तो ताकतवर तो है, ताकतवर तो है, लेकिन जब नया विचार जन्म लेता है ना तो शोषक में दहशत भी रहता है, दहशत भी रहता है, जाना पड़ेगा, दहशत था लोगों में। तो कहने का मतलब कि वो जो बाबा बोले कि ताकतवर बहुत है और उसे लड़ना है तो तुमको ताकत पैदा करना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात है कि तुम लोग को हमारे ताकत पर भरोसा है, लेकिन दुनिया से मैं भी तुमको कुछ ताकत पैदा करना, मैंने ताकत बनाना पड़ेगा। सीधे सीधे बोले लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, है ना। इसके बिना दूसरा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है। और सबसे बड़ा बात गुरु का आशीर्वाद इसमें साथ है, क्योंकि हम इसमें हम लोग को कहे हैं कि तुमको मान के चलना है कि तुम्हारा जो मानव जन्म मिला है दुआ कमाने के लिए और परम पुरुष की कृपा पाने के लिए, परम पुरुष की से मोहब्बत, परम पुरुष गोद में बैठने के लिए, गोद में बैठने साधना करते हैं। और दुआ पाने के लिए हम पीड़ित मानवता के आंसू को पोषने का प्रयास करते हैं। और पीड़ित मानवता के आंसू को पोषने का एकमात्र अगर कोई पथ है तो वो पथ है जनगोष्ठी आधारित प्रौढ़ दर्शन के आधार पर बना हुआ समाज आंदोलन। दूसरा कोई पथ नहीं, सीधा सीधा लड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत विश्वांतर चल रहा है, आप लोग को बोरन हो रहे हैं। ये जो फॉर्मेट है जो हम लोग डिजाइन किए हैं उसमें ये है कि आप अपनी बात 1 घंटे में खत्म करेंगे और फिर लोग क्वेश्चन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो आप सिर्फ पॉइंट पे जा रहे हैं। नहीं, हाँ, तो आप अपनी बात 5-10 मिनट खत्म कीजिए, आप सिर्फ पॉइंट पर, फिर लोग। ठीक है। अब ये जो सामाजिक आर्थिक इकाई जो बना हुआ है इसके जो सामाजिक आर्थिक इकाई के जो निर्माण के जो कारक तत्व हैं जिसका आधार पर हम प्लानिंग बनाएंगे वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन योजना। कैसे बनाएंगे? हम समाज बना दिए, हम जनगोष्ठी को लेकर के समान खासियत आधार पर हम समाज बना दिए, सामाजिक आर्थिक इकाई बना दी। लेकिन हम जब ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर समाज बनाने की बात करते हैं, तो हम उसके लिए क्या प्लानिंग है? उसके लिए कि प्राकृतिक संसाधन को देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ प्राकृतिक संसाधन क्या, नेचुरल रिसोर्सेज क्या अलग अलग सब जगह है। कहीं खनिज संपदा है, कहीं वन संपदा है, कहीं जल संपदा है, कहीं एग्रीकल्चर लैंड है ना, कृषि भूमि संपदा है, सब है, कृषि संपदा है। अब इसके आधार पर हम क्या क्या उद्योग खड़ा कर सकते हैं उस तरह इस पर प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ये जो विद्वान लोग हैं, विद्वान हैं, जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं, वो प्राकृतिक संसाधन को लेकर योजना बनाएंगे अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के संसाधन पर, अपने क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन पर अपना विकास योजना तैयार करेंगे। ये प्लानिंग करने वाला लोग करेगा। ये बाबा सिर्फ अपना एक पृष्ठभूमि दे दी, भूमि की जो टोपोग्राफी है, जो स्थलीय रूपरेखा है, भूमि की जो बनावट है वो कैसी है, वहाँ कैसे कैसा चीज़ हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, वो पर एक्सपर्ट लोग अपना बनाएंगे। नदी की व्यवस्था क्या है, नदी वहाँ जो है, नदी कैसी नदी है,
कहाँ बांध बनाना पड़ेगा, कहाँ बिजली तैयार करना है, कहाँ किस जगह पर हम उसको हम इरीगेशन के लिए हम नहर बना सकते हैं, है ना, पानी का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो नदी की जो स्थिति है उसको देख करके हम योजना बनाएंगे। और सांस्कृतिक अवस्था क्या वहाँ की है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे सोच के लोग हैं, है ना, इसको ये सांस्कृतिक अवस्था क्या वहाँ का है, इसको लोग ध्यान में देकर योजना बनाएंगे। उसके बाद यातायात की व्यवस्था क्या है। अब कोई हम माल प्रोड्यूट किए, हमको समाज में भेजना है, पूरे समाज में मान लिया 18 जिला का समाज है, मान लिया कि मगध 18 जिला का है, सहादरी पता नहीं कितना जिला का है। अब वहाँ पर हमको हर जगह सामान भेजना है, तो उसके लिए संचार व्यवस्था क्या है, यातायात की व्यवस्था क्या है, उस पर हमको ध्यान दे करके योजना है ना। और औद्योगिक क्षमता एवं विकास परक परियोजना कैसे बनेगा, ये सारा चीज़ वहाँ जो एक्सपर्ट हैं, ये सब लोग चीज़ नहीं है, ये पूरी जो एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपर्ट लोग इस पर योजना बनाएंगे। सिर्फ बाबा एक खाका खींचे हैं कि इसी आधार पर तुम लोग डेवलपमेंटल प्लानिंग बनाएंगे। क्या एक अभी रिसर्च करने वाले लोग करेंगे शोध, खाली फार्मूला है, ये फार्मूला देकर के उस पर अपना। और सामाजिक आर्थिक इकाई का जो एकीकरण के जो तत्व हैं वही बता दिए कि एकीकरण कैसे होगा। अलग अलग घेरा दे दिए, हम अलग अलग समझ बना दिए, 44 घेरा दे दिए। अब 44 घेरा अपने अपने घेरा के भीतर जो भी संसाधन है उसके आधार पर विकास की योजना तैयार कर करके और रोजगार खड़ा कर रहे हैं, खुशहाल कर रहे हैं लोगों को। लेकिन क्या सब दिन ये अलग अलग घेरा जाएगा? क्या नहीं, सब दिन अलग नहीं रहेगा। धीरे धीरे जब आर्थिक रूप से दोनों जगह भोजन, बस, आवास या चिकित्सा गारंटी हो जाएगी, कम्युनिकेशन की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और एक और बात कि सांस्कृतिक समानता देखिए, अब सांस्कृतिक समानता क्या है कि धीरे धीरे आनंद मार्ग क्या कर रहा है, आनंद मार्ग के माध्यम से एक ग्लोबल कल्चर डेवलप कर रहा है। ये ग्लोबल कल्चर या इसको तो यूनिवर्सल कल्चर कहती है तो गलत नहीं होगा, यूनिवर्सल कल्चर डेवलप कर रहा है आध्यात्मिक रूप से। एक संस्कृति, आनंद मार्ग की एक संस्कृति डेवलप कर रही है ना। ये संस्कृति धीरे धीरे आनंद मार्ग के माध्यम से धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो धीरे धीरे कल के दिन एक आध्यात्मिक संस्कृति में सब लोग रस पा जाएंगे, सब लोग एक आध्यात्मिक संस्कृति को स्वीकार कर लेंगे। तो फिर ये जो छोटी छोटी संस्कृतियां हैं वो उसी में मर्ज कर जाएंगे, है ना। तो सांस्कृतिक समानता भी आ जाएगी, आर्थिक समानता, कम्युनिकेशन की समानता, संचार की समानता और सांस्कृतिक समानता जब एक हो जाएगी। और तब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे यूनिट जो है सामाजिक आर्थिक इकाई जो अलग अलग लगता है आज, ये सब एक हो जाएंगे, यही ना, एक हो जाएंगे। और तब क्या होगा, तब क्या होगा कि क्षेत्रीय समृद्धि के रास्ते, तब क्षेत्रीय समृद्धि के रास्ते हो जाएगा विश्व एकतावाद की स्थापना या प्रतिष्ठा जो कही हो जाएगी। अब कहते हैं कि शोषण से अस्थायी सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा। शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, या इतना जो डेवलपमेंटल प्लानिंग बना रहे हैं, समाज बना लिए हैं, तो इतना ही से काम चल जाएगा क्या? फिर शोषण नहीं होगा? तो शोषण से भी अस्थायी निदान कैसे होगा? अभी तक 100% रोजगार की बात आ गई, आत्मनिर्भरता की बात आ गई, लेकिन शोषण भी हो सकता है। तो शोषण हमेशा ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए कौन से तत्व पर हम काम करेंगे? इसके लिए क्या चाहिए? तो संपूर्ण जीवन दर्शन चाहिए। संपूर्ण जीवन दर्शन क्या हमारा? आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। समग्र आदर्श इसको बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श। विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श शब्द पर गौर कीजिए। विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श का मतलब हुआ रियल सनातन। रियल सनातन। अब रियल सनातन क्या है भाई? दो तरह का सनातन है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, एक रियल सनातन और एक मॉडर्न सनातन। रियल सनातन जिसको मूल सनातन बोलते हैं, वो सदाशिव से कृष्ण तक आया, और कृष्ण के बाद फिर जब बुद्ध आ गए, महावीर आ गए, तो अब वो अलग विषय हो गया।
शिव और कृष्ण जब आए, सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाते रह गए। जब बुद्ध आ गए, जैनिज्म आ गया, बौद्धिज्म, जैनिज्म, तो धीरे धीरे अब शिव का विचारधारा, कृष्ण का विचारधारा, जैन का विचारधारा, बुद्ध का विचारधारा मिक्सअप हुआ, एक साथ रहते रहते, एक ही समाज रहते रहते, और तब 10 महाविद्या बना ना, उसका नहीं 10 महाविद्या बना। और बाद में फिर इस्लाम आया, भारत में 1000 साल पहले आया है, भारत में 1200 साल पहले, 1300 साल पहले बाहर में आया। जगत गुरु शंकराचार्य 1400 साल आ गए, 1400 साल पहले आ गए। ये जो कई जो महापुरुष आए, ये लोग अपना अपना विचार देते चले गए, और उसी में तब अब क्या कहिएगा उसको, वैदिक धर्म आ गया है ना, और कौन सी आ गया। तो यही जो मूल जो सनातन था, जो छोड़ दिया जगत गुरु शंकराचार्य के बाद, मूल सनातन छूट गया और मॉडर्न सनातन आ गया। और हम लोग बड़ा कुरेट करने में नहीं है, कुछ बोलने में कोई हमको घबराहट नहीं है कि आज टोटल आज भारत की बात ले रहे हैं, भारत से चल रहे हैं हमको। भारत में जो भी आज चर्चा हो रही है आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो आज मॉडर्न सनातन की बात है। कहीं मूर्ति पूजा नहीं रहा है, कहीं भेदभाव नहीं रहा है, कहीं मंदिर नहीं रहा है। मंदिर का इतिहास कितना दिन पहले मिल रहा है, मूर्ति पूजा का इतिहास कितना दिन पहले से है, बोलिए। प्रकृति पूजा रही है, ये सब मॉडर्न सनातन। ये मॉडर्न सनातन से काम नहीं चलेगा। मॉडर्न सनातन भेद पैदा करेगा, मॉडर्न सनातन अंधविश्वास को जन्म देगा, मॉडर्न सनातन फियर कम्प्लेक्स पैदा करता है लोगों में। अब फियर कम्प्लेक्स पैदा करा करके शोषण करता है, शोषित होता है लोग। ये नहीं चलेगा। मूल सनातन, जिसको विज्ञान सम्मत आध्यात्मिकता बोल रहे हैं, शिव की संस्कृति को लाना पड़ेगा सामने, जिसको बाबा आनंद मूर्ति जी ने लाया है इसको। इसलिए समग्र जीवन दर्शन में, समग्र आदर्श में विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श भी है, उसको सामने लाना पड़ेगा। ये आनंद मार्ग का जो जीवन दर्शन है, उसको सामने लाना पड़ेगा। रियल सनातन यहीं पर है, इसको सामने लाना पड़ेगा। आध्यात्मिक कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा, जो सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए अपना आवाज बुलंद करते रहे। कल सदीप्र पर सद क्लास लिए हैं। सदीप्र का मतलब क्या, आध्यात्मिक कार्यकर्ता जो फिजिकली फिट रहेगा, मेंटली स्ट्रांग रहेगा, स्पिरिचुअली एलिवेटेड रहेगा, उतना ही काम नहीं चलेगा। वहां बोलते हैं कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ समझौता रहित होकर के जो संघर्ष करने की मानसिकता तैयार करके रखेगा। ये सब गुण जिसमें होगा, वही होगा सदीप्र, और वही होगा हमारा आध्यात्मिक कार्यकर्ता, इसको रखना पड़ेगा। आध्यात्मिक कार्यकर्ता चाहिए, जहां पर समग्र आदर्श है, जहां पर रियल आध्यात्म है, मॉडर्न सनातन नहीं है, जहां पर आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ इतना के बावजूद, इतना होने के बाद, वो सबको लेकर के, सबको चलाने के लिए एक संस्था है, एक संगठन है। ये 4 चीज जहां है, वहां पर किसी का शोषण करने का जुगाड़ नहीं हो सकेगा, शोषण तब नहीं हो सकेगा। क्या चाहिए? शोषण से अस्थायी सुरक्षा के लिए समग्र आदर्श चाहिए, विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श चाहिए, आध्यात्मिक कार्यकर्ता चाहिए, और उपयुक्त संस्था चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो आनंद मार्ग है। आनंद मार्ग उपयुक्त संस्था है, जिसके पास समग्र आदर्श है, जिसके पास विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श है, जिसके पास आध्यात्मिक कार्यकर्ता हैं, और आनंद मार्ग अपने आप में एक प्रॉपर एक संस्था है। चलो ठीक है। अब इतना ही, अब 2 मिनट में आप खत्म करके फिर क्वेश्चन कीजिए। तो अब मूल बात आ गई कि हम विविधता के आधार पर, जो सौर मंडल की गतिशीलता के नियम और सूर्य की किरणें के चलते जो एक विविधता पैदा हुआ है धरती पर, उसके चलते भूमि विशेष में परिवर्तन आया, जलवायु में परिवर्तन आया, व्यक्ति के नस्ल में परिवर्तन आया। ये सब को देखते हुए हम, इस खासियत देखते हुए हम सामाजिक आर्थिक इकाई का निर्माण किए, और उसी जो इकाई है
सामाजिक आर्थिक इकाई कि वहाँ के मूल संसाधन के आधार पर हम 100% रोजगार की व्यवस्था कैसे करेंगे, इस पर चर्चा किए। और सारा जो सामाजिक आर्थिक इकाई है धीरे धीरे एक इकाई में परिणत हो जाएगा, वो कैसे हो जाएगा उस पर चर्चा किए। फिर जो योजनाकार होंगे, योजनाकार किस किस योजना को ध्यान में रख करके विकास की योजना तैयार करेंगे, उस पर चर्चा हो गई। और फिर बाकी शोषण से अस्थायी सुरक्षा के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो समग्र आदर्श चाहिए, विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक आदर्श चाहिए, आध्यात्मिक कार्यकर्ता चाहिए और उत्कृष्ट संस्था चाहिए जो आनंद मार्ग है। इस सब पर चर्चा हुई। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो सचमुच में धरती पर भूखमरी नहीं रहेगा। लोग अपने अपने जगह पर जहाँ जन्म लिए हैं वहीं पर सबको जीवन यापन करने की भरपूर गारंटी होगी। किसी को रोजगार के लिए अपने माँ पिताजी को, बंधु बांधव को छोड़ करके, अपने जन्मभूमि को छोड़ करके, अपनी भाषा संस्कृति को छोड़ करके सिर्फ नौकर बनने के लिए बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी। लोग बाहर जाएंगे, स्वाभिमान के साथ जाएंगे, रोजगार अपने यहाँ पाएंगे, अपने यहाँ कमाएंगे और पैसा जमा कर करके वो दुनिया के किसी कोने में घूमने जाएंगे, अपने परिवार और इष्ट मित्र के साथ जाएंगे, गौरव के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती मारने जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन नौकर बनने नहीं जाएंगे जहां पर कि सर को नीचा करके रहना पड़ता है। परम पुरुष का संतान, अपने माँ पिताजी का प्रिय संतान, अगर कोई किसी शोषक के सामने सर नीचा करके रहता हो चंद रुपया के लिए, ये लानत है उस व्यवस्था का। उसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए समाज आंदोलन चाहिए, जिसकी रूपरेखा तैयार किया है बाबा आनंद मूर्ति जी ने। आज उसी की आज संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने किया। इसलिए सहादरी समाज अपने आप में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था करने वाली समाज है, जनगोष्ठी है, सामाजिक आर्थिक इकाई है। इसके पास परमात्मा ने, प्रकृति ने भरपूर साधन बिखेर कर रख दिया है कि जो इस सहादरी समाज की धरती पर जन्म लिया है, जिस जिले में जन्म लिया है, उसी जिले में उसके पास प्रचुर सामग्री है जीवन पर्यंत उसको भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा की व्यवस्था करने के लिए। इसलिए लोग गौरव के साथ रह सकेंगे। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो गौरव के साथ रह सकेंगे अपने माँ पिताजी की ममता की छांव पर। और तब वो दिन देखना नहीं पड़ेगा जो आज देखना पड़ रहा है किसी बुजुर्ग को, जिस माँ ने, जिस पिता ने अपने एकलौते बेटा बेटी को जन्म दिया है, वो एकलौते बेटा बेटी आज बाहर जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के कब्जे में जकड़ जा रहे हैं और हमारे बूढ़ा बूढ़ी को आज वृद्धाश्रम में जाना पड़ रहा है। ग्रामीण जीवन जब जीने की व्यवस्था हो जाएगी, जो जहाँ जन्म लिया है वहीं पर रोजी रोटी की जब व्यवस्था हो जाएगी, तो संयुक्त परिवार या समाज के लोग एक दूसरे के हितैषी हो जाएंगे जैसे होते थे। और तब अगर किसी बच्चा का माँ पिताजी धरती से विदा भी होते हैं तो उस बच्चे को अनाथालय का सहारा लेना पड़ेगा। उसी गांव के लोग, उसी परिवार के लोग अपना बेटा समझ करके उसको पाल देंगे जैसे कहीं पालते थे। इस धरती पर, भारत की धरती पर वृद्धाश्रम नहीं रहा। इस भारत की धरती पर अनाथालय नहीं रहा है। अनाथालय जो आज कुकुरमुत्ते की तरह जन्म ले रहा है भारत की धरती पर, वृद्धाश्रम जो आज कुकुरमुत्ते की तरह जन्म ले रहा है, ये भारत की धरती के लिए, भारत की संस्कृति के लिए एक कलंक की बात है, गौरव की बात है नहीं है। और इसी भारत धरती पर कोई भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाते रहा है। अरे यहाँ तो ये अवस्था रही है कि हर घर में हुनर था, डाका पड़ता था, गांव में डकैती होती थी और गांव के गहना, महिलाओं के गहना जेवर लूट करके चला जाता था। औरत को गहना से बड़ी प्यार होता है, छाती पीट पीट कर रोती थी महिला लोग। घर के जो पुरुष थे, जो गार्जियन थे, बोलते थे क्यों रो रही हो? बोले सब कुछ लेकर चला गया। और बोलते रो नहीं तो क्या करूं, कितना जतन से गहना बनाए थे। अरे बोले पगली तुम रोती क्यों हो? जिस हुनर से पैसा कमा करके गहना बनाए थे वो हुनर तो मेरे पास है ना जी, फिर कमा ले। आज हमारे यहां हुनरों खत्म कर दिया, आज हुनर खत्म कर दिया। आज ग्रामीण जनजीवन में हुनर नहीं है। आज सप्लाई चेन बहुत दूर में हो गया। सप्लाई चेन का साधन हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए था। आज एक साबुन खरीदना है तो टाटा
का हिंदुस्तान लीवर साबुन बनाएगा, उस पर डिपेंड हम हैं। हमारे आलू पर चिप्स हम बनाते, सब हम उसका उपयोग करते। आज बाहर से चिप्स हमारा बन के आता है, सप्लाई चेन टूट गया, हमारा बहुत दूर हो गया। बोलिए ये कलंक की बात नहीं है तो क्या है? ये सारा चीज दूर करेगा कौन? जनगोष्ठी आधारित सामाजिक आर्थिक इकाई जो जहां है उसको वहीं पर रोक दो। सहादरी समाज का प्राकृतिक संपदा सहादरी समाज में जन्म लेने वाले सपूतों का है, बाहर का नहीं है। जो हमारे क्षेत्र की संपदा खुशहाली को बाहर ले जा रहा है, दुश्मन हमारा है, उसको हम जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, हम उसको मिट्टी में दफन कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, सीधा ये आंदोलन करना पड़ेगा। तो यही रहा आंदोलन। और हम गांव देहात में घूमने वाले हैं, हम ठेठ ग्रामीण आदमी, हम गांव गांव में घूमते रहते हैं। गांव के दर्द को हम जाने हैं कि शहरों में जो उनका बाल बचा गया है, गांव में क्या गुजर रहा है, और शहर में जो बाल बचा गया है वो भी किस मानसिक तनाव में गुजर रहा है, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। और बूढ़ा को उपेक्षित होते देखे हैं, गांव के संयुक्त परिवार को टूटते हुए देखे हैं, इसीलिए हम अनाथ बच्चा को भी रोते हुए देखे हैं, और वृद्ध बूढ़ा बूढ़ी को भी रोते देखे हैं। इसीलिए हम कटिहार में हम वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। ये शौक से नहीं चला रहे हैं, रो करके चला रहे हैं। हम 120 अनाथ बच्चा को पाल रहे हैं कटिहार में, 120 बच्चा को पाल रहे हैं, उसको पूरा परवरिश कर रहे हैं। ये गौरव के साथ नहीं पाल रहे हैं, खुशी नहीं हो रही है, रो करके पाल रहे हैं। क्योंकि व्यवस्था बन गया है, संयुक्त परिवार टूट गया, गांव की व्यवस्था, गांव का ताना बाना टूट गया। अब गांव में 4 भाई है, चारों भाई जब एक साथ रहता था तो चारों भाई एक दूसरे के हितैषी होते थे। आज रोजगार खत्म हो गया, एक भाई चेन्नई, एक भाई बंगलोर, एक भाई पूना, एक भाई महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है, और खुदा न खास्ते किसी एक भाई के भाई मर गया तो उसका बाल बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है, अनाथ हो रहा है बच्चा। ये सब देखिए दारुण अवस्था है। ये बाबा जो व्यवस्था दिए हैं, ये व्यवस्था करुणा को देख करके दिए हैं, इसलिए करुणा मूर्ति उनको कहा जाता है, करुणा को देख करके दिए हैं। इसलिए प्रभु जो है एक करुणा मूर्ति की उपज है। ये संघ छद्म संघ छद्म जो कहते हैं हर कार्यक्रम के पहले, वो क्या कहता है कि ऐसी व्यवस्था लाओ जिसमें सब लोग एक साथ मिलजुल करके रह सके, जैसे रहते थे देवता लोग पहले रहते थे। पहले देवता वाला समाज था, पहले देवता लोग कहीं अलग नहीं था, ये समाज था ऐसा, उसको लाओ। ये लाएगा कौन? ये प्रौत लाएगा। ये संघ छद्म संघ छद्म ये प्रौत है, और प्रौत की चर्चा हम हर कार्यक्रम के पहले कहते हैं संघ छद्म को जाप करके। ये लोग समझ में नहीं करते हैं, ये समझते ही नहीं कि संघ छद्म मतलब क्या है। लोग बोलते हैं प्रौत अलग है, आनंद मार्ग अलग है। अलग नहीं है। आनंद मार्ग प्रौत जब एस्टेब्लिश होगा, सबके जीवन में जब अमन चाहेगा, तो आनंद मार्ग का आध्यात्मिक साधना पद्धति लोग दिल से स्वीकार करेंगे। आज तो हाजिरी दे रहे हैं, आए हैं तो 9 बजे रात में कंपनी से ऐसे ही टेंशन है, अंखट मरना कारण किए, फट से खाना लो, सुबह भागना। ये स्थिति है। साधना करना है। साधना का मतलब होता है साधो, साधना है हमको अंदर की आंख, वो हो नहीं रहा है। परिवेश नहीं है, दोष नहीं है उनका, परिवेश नहीं, उसी को बनाना है कि सबको साधना का सहयोग मिले, संघ छद्म का भाव व्यवहारिक रूप में चरितार्थ हो सके। यही है, इसी को करने का अभियान का नाम है समाज आंदोलन, है ना। सहादरी समाज की धरती पर हम लोग हैं जुटे हुए, और आप लोग का कर्तव्य है कि सहादरी समाज की कार्य योजना को आप लोग आगे बढ़ाइए, है ना। कुछ घाटा भी हो गया अपने व्यक्तिगत जीवन में, तो घाटा गुरु का प्रसाद समझ करके उसको लुटाइए, करना पड़ेगा, सिर्फ कोई विकल्प नहीं, है ना। सबके नाथ वो हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, इसलिए नहीं। और अपरिग्रह का हम तो कहेंगे अपरिग्रह का ठीक से पालन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अपरिग्रह को थोड़ा पढ़ लिया जाएगा। अपरिग्रह ही है प्रभु का फर्स्ट सिद्धांत, किसी व्यक्ति को समाज की स्पष्ट अनुमति व सहमति के बिना भौतिक संपत्ति संग्रह करने जाएगा, ये अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? अपने जरूरत के चीज़ों के अतिरिक्त जो बचता है वो हमारा नहीं है, किसी और का है, समाज का है। तो ये अपरिग्रह, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल अर्थ। इंटरनल अर्थ है कि हम साधना से हमें भाव पैदा किए कि मेरे पास जो है उसके अतिरिक्त है, दे दो सब। और एक्सटर्नल अर्थ है कि हम घेरा दे दिए, एक सिस्टम बना दिए, व्यक्तिगत आएगा, इससे बेसी धन आप जमा नहीं कर सकते। फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो इतना ही है। आपको ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हो तो बोला जाए। दादा, हम लोग
कहते हैं कि स्थानिक लोगों को 100% रोजगार मिलना चाहिए और उसी हेतु हम लोग वही स्थानीय क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्री बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन दादा जब ये औद्योगिक क्षेत्र के लिए हमें जो कच्चा माल अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम लोग बाहर से आयात करते हैं, अगर हमें उसकी क्या बोलते हैं परमिशन मिल जाती है, तो आपने कहा इसमें कि इसको बार्टर सिस्टम में उसके लेन देन हो। ये बार्टर सिस्टम इस वक्त एक समय पे इसको उचित होगा या इसको क्या कहते हैं, इसको परमिशन भी आप प्रोवाइड किया जाएगा? देखिए बार्टर सिस्टम तो आप बोले हैं चलेगा, लेकिन और बोलते हैं वो प्रोफेसर साहब लिखा हुआ है कि अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें हम कृत्रिम रूप से भी तैयार करेंगे। सीधे क्या था, कृत्रिम दूध भी तैयार करेंगे। अगर दूध है मेरे पास है, गाय नहीं है मेरे पास, तो हम कृत्रिम दूध भी तैयार करेंगे। वस्त्र के लिए हमारे पास कपास नहीं है तो कृत्रिम वस्त्र आता तैयार करेंगे। ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम अपने ज़रूरत की सारी चीज़ें, इतना एडवांस बाबा बोल रहे हैं कि जीवन की सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे अपने ही सोशो इकोनॉमिक यूनिट में जहाँ तक संभव हो। ज़्यादा संभव। अब विशेष परिस्थिति में जैसे कि एक बार हम बाबा के पास चर्चा में कर रहे थे तो बोले देखो तुम्हारा मगध का क्षेत्र है, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, वहाँ कोयला बहुत होता है। तो कोयला से तुम लोग बिजली तैयार करो, और बिजली तैयार करो तो पूरे उड़ीसा और पूरा बिहार का हर और पोर्शन और समाज, राज बाबा ने बोले थे, समाज बोलते थे, और समाज में तुम लोग बिजली दे करके उसे पैसा कमा सकते है ना। और जगह बिजली नहीं हो रहा है, हमारे बिजली हो रहा है, हम बिजली वहाँ देंगे, उसके बदला में हम पैसा लेंगे। या नहीं तो शुरुआती दौर में जैसे मान लें कि हमारे यहाँ जो चीज़ मान लें हमारे केला नहीं हो रहा, मखाना नहीं हो रहा, दरभंगा में मखाना आता है मिथिला में, हमारे मगध में मखाना नहीं होता, तो मखाना चाहिए हमको, तो हम अब बिजली दिए, मखाना लिए, इसको बार्टर सिस्टम में कहेंगे, क्या कहेंगे। हालांकि अब धीरे धीरे अब साइंस आ रहा है उस पर कि एक चीज़ हम बोले भी थे कि वहाँ के आबो हवा के अनुसार शरीर का बनावट होता है। अब देख लीजिए, अब इतना जगह मखाना अगर हुआ है तो दरभंगा के मिथिलावासी के क्लाइमेट को देखते हुए, वहाँ के नस्ल की जरूरत को देखते हुए प्रकृति ने वहाँ मखाना पैदा कर दिया। तो रियल सेंस में देखा जाए तो मखाना भी मिथिलावासी के लिए ही है। देखिए मोटा मोटा देखा जाए, हालांकि गाय के बारे में बात आ रही है, गाय में दूध उतना होता है तो बछड़ा के लिए है, लेकिन मात्र 10% जो दूध है वही बछड़ा को सूट करेगा, बाकी सूट नहीं करेगा। प्रकृति ने दिया, इसका मतलब कि आदर लोगों के लिए भी दिया है, गाय प्रकृति ने दिया। तो जो जहाँ चीज होता है वही के लोगों के लिए ज़्यादा उपयोग की वस्तु हो तो ठीक है ना। लेकिन बोले हैं कि जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी उसको हम प्रयास करें कि अपने क्षेत्र में ही उसको हम तैयार करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है। और बोला जाए अन्य देश के नौजवान भाई और कुछ बोलना है? समाज मूवमेंट अगर करने जा रहे हैं तो उसकी पहले का स्टेप क्या है? कई फेजेज उसका है, ऐसे बाबा पर 5 फेजेज दिए हैं। पहला फेज तो हम लोग के समय था जब तो नहीं रहा, नेपाल ने फेज अब डेवलप करता है तो धीरे धीरे तरीका होता है, स्ट्रेटजी बदलता है। अब स्ट्रेटजी बदलता तो स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगा। अब है कि अब इसको मास अवेयरनेस पैदा करना है, पहले तो मास अवेयरनेस पैदा करना है। तो मास अवेयरनेस पैदा करने के लिए तो हमको जगह जगह मीटिंग करना पड़ेगा, सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। अभी सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया है, सोशल मीडिया को हम सहारा लिए, उसके माध्यम से अपनी जो विचार है कि ग्रुपिफिकेशन किया जाए भारत को, है ना, इसी आधार पर, उसी आधार पर सामाजिक समाज मैंने कुछ जगह गए हैं, जैसे कि आपको जाने के लिए तो आपको कहे तो कि अवेयरनेस पैदा करना है। अवेयरनेस पैदा करने का कई तरीका है कि मान लिया अभी आप लोग मुंबई में या पूना में रहते हैं, तो मुंबई और पूना में रहते हैं तो बहुत भास्ट बिजी आप लोग का लाइफ है हमेशा, तो आप फ्री नहीं है कि अगर कहीं गांव में चले गए, कहीं क्लब में चले गए, मीटिंग किए, तो आप लोग कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया से आप जुड़ रहे हो, उसके माध्यम से अपना विचार फैलाए। अलग ही बात, जो लोग महानगर में नहीं हैं, रह रहे हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, वो लोग
जगह जगह पर गांव-गांव में मीटिंग रखेंगे, लिफलेटिंग है, लिफलेटिंग करेंगे, लिफलेटिंग के माध्यम से उसको अवेयरनेस पैदा करेंगे। कभी कभी हम सरकार को मनोरंजन देंगे, फिर कभी कुछ होता है कि कुछ खास मुद्दा पर हम एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम कहीं ब्लॉक हेडक्वार्टर पर धरना दिए, वही नुक्कड़ सभा किए। ये कई प्रक्रिया है जो बढ़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए अलग तरीका से अपनाएंगे। जब अवेयरनेस पैदा होगा तो लोग जुड़ना शुरू करेंगे, हम लोग के साथ जुड़ना शुरू करेंगे, तब फिर बड़ा फिर आंदोलन हम लोग करेंगे, बड़े आंदोलन करेंगे। अब इस जगह भी अभी हम लोग बिहार में लेने जा रहे हैं, 3-5 महीना में हम लोग कुछ जगह लेने जा रहे हैं कि हम लोग अब रोड जाम करना, रेल रोकना, क्योंकि अब स्ट्रेंथ उतना हुआ है। स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तो हम ताकत हमारे पास आएगी, ताकत आएगी तो हम बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। तो कहीं हम अब रेल रोक दें, क्यों भाई? तो लिफलेट में हम अपना डिमांड दिए हुए हैं। इस मुद्दा के लिए हमने, सरकार मेरी नहीं सुन रही है, आज का सरकार नहीं सुन रही है, इसलिए हम बात होकर के हम रेल रिजर्व कर रहे हैं। तो अब रेल रोकना लोगों को चौंकाता है, क्यों रेल रुका भाई? ऐसे से मुद्दा लेकर के रुक गया। अरे रे मुद्दा तो ठीक है भाई, मुद्दा तो ठीक है, एक चर्चा हुई है ना। रोड जाम कर दिए, अब बस ट्रक जाम हो गया, रोड में लंबा भीड़ लगा हुआ, क्यों भाई? लिफलेट बांट दिए ये डिमांड का, क्यों भाई? ये मुद्दा देखें, लिफलेट मिला है, ये लोग जाम किए हुए हैं, लिफलेट बांट रहा है, उसमें ये मुद्दा है भाई। मुद्दा तो ठीक है, डिमांड तो ठीक है, इसका होना तो चाहिए। उसमें क्या मुद्दा है? तो किसान का मुद्दा है, कृषि को उद्योग का दर्जा दो। एक चिप्स बनाएगा, अपना दाम खुद तय करेगा। जिस सामान से हम जिंदा रह सकते हैं, जिस वस्तु के उपयोग ना करने पर भी हम जिंदा रह सकते हैं, हम कपड़ा बिना जिंदा रह सकते हैं, हम चश्मा बिना जिंदा रह सकते हैं, मोबाइल बिना जिंदा रह सकते हैं। इस चीज को बनाने वाला को अधिकार है कि अपनी वस्तु का दाम सारा खर्चा जोड़ करके, इवन पत्नी का मैरिज डे में 750 करोड़ का हवाई जहाज का भी खर्चा उसमें जोड़ करके दाम तय कर देता है, हम लोग खरीदते हैं। और जो एक ऐसा उत्पादन करता है, एक ऐसा फैक्ट्री में माल उपजता है अनाज, जो अगर किसान उपजाना बंद कर दे तो 20 दिन में लोग मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। तो 100 में 100 लोगों को जिंदा रखने वाला जो उत्पादक वर्ग है किसान, उसको अधिकार नहीं कि अपने फसल पर दाम तय कर सके, इसलिए कृषि को उद्योग का दर्जा दो। अब इसके लिए हम लोग लिफलेट बांट रहे हैं। वो ना कि ठीक तो बोल रहा है, पब्लिक के बीच हमारा मैसेज जाए और पब्लिक बोलना शुरू कर दे कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक बोल रहा है, एक कहना शुरू करे, तो जितना हम बांटेंगे लिफलेटिंग, जितना हम सोशल मीडिया में डालेंगे अपने विचारों को, उतना ही ना लोग कहेगा कि बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। तो पहले बात तो ठीक है कहने वाला तो हो जाए, उसके बाद अगला स्टेज आएगा। यही सब, यही आंदोलन है। ये बोले हम लोग भगा दिए, शोषक तो रहना तो यहाँ रहो, अन्य तो भागो, आए तो बाहर से यहाँ कमाते हो, अहीं अगर नहीं सोचते हो पैसा बाहर तो नहीं रहने देंगे तुमको। भेजा, आंदोलन हुआ, हर सप्ताह में 300-400 विद्यार्थी मिलकर गया में मसाल जुलूस रात में निकालते थे, तो खिलाफ में हंगामा हुआ हंगामा जम करके, और तब जनमत मेरे साथ आया। अब बात होकर के हमको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया तो जेल में डालने से घाटा नहीं हुआ, कार्यकर्ता को जेल में डालने से घाटा नहीं होता है, कार्यकर्ता की ताकत और हिम्मत और बढ़ जाता है। वही जब जेल से निकले तो गए थैंक्स देने के लिए, अब बड़ा बाप रे बाप थैंक्स देने आए हैं। बोले हाँ, इसीलिए कि आज हम 5 थे, जेल में गए तो अपना दूसरे का दाना पानी खा करके हम 50 बना लिए। थोड़ा दुश्मन तैयार करके आए, हमको भाई फायदे ना हुआ जेल भेजे। तो यही है आंदोलन का एक तरीका है। और बोला जाए क्वेश्चन नहीं है, हम लोग का एक आपस की समस्या है, 5 मिनट तक टाइम नहीं देंगे। आज के समाज में कोई भी समाज हो, एकरूपता लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोग जो डॉक्यूमेंटेड रिलीजन है उसमें बंधे हुए हैं, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, या हमारे हिंदू धर्म में भी अलग अलग तरह के मानने वाले लोग हों। तो ये जो हमारा जो समाज